इससे क्या फर्क पड़ता है वो किस यूनिट के हैं। दूसरे कमांडर ने तेज आवाज में कहा। जान बचाना हमारी प्रायोरिटी है। कमांडर ने सिर हिलाया और बिना ज्यादा सोचे समझे फिर से रेस्क्यू और आग बुझाने का निर्देशन करने लगा। उसी वक्त हीट रेजिस्टेंट सूट पहने 10 लोगों की टीम होटल में घुस चुकी थी और सीधे उसी लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी जिससे वंश और अर्जुन नीचे बेस में गए थे। 10 लोगों के दस्ते को लिफ्ट की तरफ भागते देख कई सैनिक दंग रह गए, फिर तुरंत उन्हें रोकने दौड़े। करे, तुम्हें अक्ल है या नहीं? आग इतनी भयंकर है, लिफ्ट में जाना तो सीधा आत्महत्या है। हाँ, अगर किसी को बचाना है तो सीढ़ियों से जाओ, सीढ़ियां ज्यादा सेफ हैं। कई सैनिकों ने दस्ते को रोक लिया। टीम आगे बढ़ने के बजाय रुक गई। एक सैनिक चौंका, तुम लोग वहीं क्यों खड़े हो? जाओ, लोगों को बचाओ। तभी करीब 2 मीटर लंबा हीट रेजिस्टेंट सूट पहने एक विशाल आदमी गरजा सीधे इंग्लिश में, सबको मार दो। यस, कर्नल डेरेक, एक थोड़ा दुबला आदमी भी इंग्लिश में बोला। उनकी रोबोटिक सी इंग्लिश सुनते ही सैनिकों को झटका लगा। सब तुरंत अलर्ट हो गए और बंदूकें तान दी। हिलो मत, एक सैनिक चिल्लाया। हेलमेट उतारो, छोटे कद वाला एक आदमी हंसते हुए बोला। मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलवाने भेज दूंगा। कहते ही उन दोनों ने अपने ग्लव्स उतार दिए। उनके हाथों की जगह सिल्वर ग्रे मैकेनिकल बाजू दिखी। और फिर दोनों ने 4 सैनिकों पर निशाना साधा। एमिशन ऑर्डर के साथ हूश वूश, दोनों की हथेलियों से 4 भयानक लेजर किरणें निकलीं। चारों सैनिक कुछ समझ भी पाते उससे पहले ही उनकी छाती के आर पार लेजर निकल गई। धप धप धप, चारों सैनिक वहीं गिर पड़े। छाती में मुट्ठी जितना जला हुआ छेद, मांस काला पड़ चुका था। हालत इतनी भयानक कि लाशें भी पहचान में न आए। 4 सैनिक गिरते ही ऊपर से दौड़कर नीचे आए। करीब 1 डजन सैनिकों ने ये सीन देख लिया। दुश्मन दुश्मन है, एक सैनिक चीख पड़ा। तुरंत 1 डजन सैनिकों ने बंदूकें उठा ली और 10 लोगों के दस्ते पर फायरिंग शुरू कर दी। बैंग बैंग, गोलियां टिड्डियों की तरह बरसीं। द्वीप पर तैनात सैनिक टाइप 955.8 मिमी असॉल्ट राइफल से लैस थे, जिसे दुनिया की टॉप 5 राइफलों में गिना जाता है। इसकी मारक क्षमता जबरदस्त थी। महत्वपूर्ण अंग पर लगे तो मौत तय। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबकी रूह हिला दी। गोलियां उन 10 लोगों से टकराईं और झंझनाहट की आवाज आई, एकदम जैसे स्टील पर गोलियां लगी हों। सूट में बस छोटे छोटे छेद हुए पर 10 के 10 लोग बिल्कुल सेफ। क्या ये हो क्या रहा है? एक पल के लिए पूरा 1 डजन सैनिक सन्न रह गया। गोलियां घुस ही नहीं रहीं। ये लोग इंसान हैं भी या नहीं, ये नॉर्मल लॉजिक से बिल्कुल बाहर था। हे, उस दैत्य जैसी आवाज में डेरेक की हंसी गूंजी। वो उपहास में बोला, बेवकूफ भारतीय सैनिक सच में सोचते हैं बंदूकें हमें मार देंगी? सपने देख रहे हो? इतना बोलकर उसने भी अपने दोनों ग्लव्स उतार दिए। इस बार उसके हाथों की जगह अजीब शेप की काली मैकेनिकल बाजू दिखी। फिर डेरेक ने दोनों हथेलियां सैनिकों की तरफ तान दी। बाकी 9 लोगों ने भी ग्लव्स उतार दिए। किसी के हाथ सिल्वर ग्रे, किसी के काले, और सबने अपनी मैकेनिकल बाजू ऊपर उठा ली। फायर, डेरेक गरजा। एक सैनिक ने कुछ देखकर चीख मारी, भागो। बाकी सैनिक भी पलटकर भागे, पर कुछ कदम भी नहीं गए थे कि धप 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 जैसी लगातार आवाजें गूंज उठीं। उन 10 लोगों ने हथेलियों से बैंगनी रंग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें छोड़ी और एक ही झटके में करीब 1 डजन सैनिकों पर बमबारी कर दी। आह, दर्दनाक चीखों के साथ करीब 1 डजन सैनिक पल भर में उड़ गए और जो नीचे गिरे वो इलेक्ट्रिक शॉक से जलकर राख हो चुके थे। मौत का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कई सैनिकों से निपटने के बाद डेरेक मुड़ा और बोला, रोलमैन, रैंडोल्फ, एडन, निक, तुम चारों ऊपर ही रुको। हम 6 लोग अंडरग्राउंड बेस में जाएंगे। एक आदमी हंसते हुए बोला, कर्नल डेरेक, जल्दी कीजिए, वरना हम इतने लोगों को मार देंगे कि रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। हा, डेरेक ने ठंडे स्वर में चेताया। प्लान पर टिके रहो, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। फिर वो बाकी लोगों को लिफ्ट की तरफ लेकर चला गया। डेरेक ने लिफ्ट को देखा, फिर अपनी मैकेनिकल बाजू उठाकर पूरी चार्ज एनर्जी बार चेक की और लिफ्ट के दरवाजे पर लेजर दाग दी। क्लिक क्लिक क्लिक, स्पेशल एलॉय से बना लिफ्ट का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे किसी ने चाकू से टोफू काट दिया हो। फिर डेरेक ने कटे हुए दरवाजे के हिस्से को पकड़ा और पूरी ताकत से फाड़ डाला। क्लिक, एक तेज साफ आवाज आई। लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती उखाड़ दिया गया था। फिर डेरेक ने दरवाजे को एक झटके में साइड में फेंक दिया और एक और लेजर निकली जिसने लिफ्ट के बेस को भी काट दिया। चलो नीचे, डेरेक ने हाथ हिलाया और फिर
उसने और उसके साथियों ने पैरों पर लगे कुशनिंग डिवाइस एक्टिवेट किए और नीचे कूद गए। ऊंचाई दर्जनों मीटर थी। 12 सेकंड बाद डेरेक और उसके साथी नीचे जमीन पर स्टेबल उतर गए। ऐसी चपलता उनकी नहीं थी, ये सब उन्नत टेक्नोलॉजी का कमाल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा और बेस में इतने सारे हथियार देखे, सब दंग रह गए। कमबख्त, ये भारतीय लोग यहाँ इतने टाइम से हथियार बना रहे थे। एक आदमी गरजा, हाथ उठाकर बोला, तुम्हें रिसर्च पसंद है ना? मैं अभी तुम्हारे सारे हथियार उड़ा देता हूं। वो लेजर चलाने ही वाला था कि डेरेक दौड़कर आया और उसे लात मारकर गिरा दिया। कर्नल डेरेक, क्या हुआ? वो आदमी हक्का बक्का रह गया। दिमाग खराब है क्या? डेरेक दहाड़ा। यहां मिसाइलें और बम भरे पड़े हैं, एक भी फटा तो सब चेन रिएक्शन में उड़ेंगे। हमारा कवच चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सुनते ही वो आदमी डर से कांप गया। सॉरी कर्नल डेरेक, मैं जल्दबाजी कर गया। डेरेक ने बाकियों को घूरकर कहा, याद रखो आज रात हमारा टारगेट डेटा लेना है, मरना नहीं, समझा? समझा, सबने तुरंत जवाब दिया। चलो लैब खोलते हैं। डेरेक उन सबको एक स्पेशल निर्मित एलॉय दरवाजे के सामने ले गया। सोचते हो टूटा सा दरवाजा मुझे रोकेगा? डेरेक ठंडी हंसी हंसा और मैकेनिकल हाथ उठाकर लेजर दागी दरवाज काटने की कोशिश की। लेकिन लेजर दरवाजे से टकराई तो बस थंप की हल्की आवाज आई और एक काला दाग बन गया। काटना तो दूर, घुस भी नहीं पाई। क्या बकवास है, ये कट क्यों नहीं रहा? डेरेक की भौहें तन गई। उसने फिर एक और लेजर दागी, पर वही दरवाजा जस का तस। कमबख्त, डेरेक आग बबूला हो गया। यकीन नहीं हो रहा, हम इसे तोड़ नहीं पा रहे। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप से दरवाजे पर हमला कर दिया। क्लैंग क्लैंग, तेज धमाके हुए पर दरवाजा फिर भी नहीं टूटा। क्या भारत ने ऐसा मटेरियल बना लिया है, डेरेक बुदबुदाया, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपों और लेजर को भी ब्लॉक कर सकता है? फिर उसने बाकी पांचों पर झल्लाकर कहा, तुम लोग वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी करो, मेरी मदद करो, हमें जल्दी करनी होगी। हाँ, बाकी पांचों ने सिर हिलाया और डेरेक के साथ मिलकर दरवाजे पर टूट पड़े। इसी समय लैब के अंदर भी अफरा तफरी मच चुकी थी। व्हाइट कोट पहने वैज्ञानिक बाहर से आती बमबारी जैसी आवाजों से कांप रहे थे, हाथ पैर सुन्न। वैज्ञानिक थे, सैनिक नहीं। डरना स्वाभाविक था। पैनिक मत करो, शिक्षाविद ललित चिल्लाए। ये दरवाजा बेहद मजबूत है। जब तक हम इसे अंदर से नहीं खोलते, बाहर वाले इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकते। सब लोग जल्दी करो, डेटा का बैकअप लो, फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट करो। किसी भी कीमत पर डेटा दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। सारे लोग भाग दौड़ में थे, लेकिन प्रोफेसर फरहान, जो आज ही पहुंचे थे, एक तरफ खड़े थे, बिना हिले डुले। उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। चेहरे पर बेचैनी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक भी। फरहान को वहां बुत बनकर खड़ा देखकर और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर शिक्षाविद ललित तुरंत उसके पास गए। उन्होंने फरहान से माफी मांगते हुए कहा, अकादमिक फरहान, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि आज तुम्हारी पहली ही विजिट में तुम्हें ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए शिक्षाविद फरहान, डेटा का बैकअप लेने के बाद कोई न कोई हमें यहां से सुरक्षित बाहर निकलने में जरूर मदद करेगा। फरहान ने सिर हिलाते हुए कहा, शिक्षाविद ललित, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरकार किसी ने भी इस वक्त अड्डे पर हमले की उम्मीद नहीं की थी। हाँ यार, धिक्कार है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन अंदर घुस आया। शिक्षाविद ललित ने मुट्ठी भींची और एक कड़वी आह भरी। फरहान की नजरें चारों ओर घूमी और उसने दरवाजे के बगल वाली दीवार पर लगे एक लाल बटन की ओर इशारा करते हुए पूछा, शिक्षाविद ललित, अगर हम उस बटन को नहीं दबाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा और दुश्मन अंदर नहीं आ पाएगा। जी हाँ, यह दरवाजा एक नई डेवलप्ड अलॉय से बना है, जो इसे बेहद मजबूत बनाता है। साधारण हथियार इसे भेद नहीं सकते। शिक्षाविद ललित ने सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है शिक्षाविद फरहान, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे जल्दी से सभी को डेटा अरेंज करने और उसका बैकअप लेने में मदद करनी है। यह कहने के बाद शिक्षाविद ललित और बाकी लोग काम में जुट गए। इस वक्त लैब में मौजूद हर कोई डेटा को अरेंज करने और बैकअप लेने में बिजी था और किसी के पास फरहान पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। फरहान ने ग्रुप पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यह देखकर कि वे उसे इग्नोर कर रहे हैं, वह चुपचाप दीवार के पास गया और लाल बटन दबा दिया। एक दरवाजा खुल गया। सब लोग जो भी कर रहे हो उसे नीचे रख दो, हाथ ऊपर करो, दीवार की ओर मुंह करो। उसी पल लैब में एक जोरदार चीख गूंज उठी।
इसके तुरंत बाद विशालकाय डेरेक 5 अन्य आदमियों के साथ अंदर आया। क्या क्या हो रहा है? दरवाजा दरवाजा कैसे खुल गया? जब शिक्षाविद ललित ने पीछे मुड़कर देखा और अंदर आए 6 लोगों को देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि दरवाजा कैसे खुला होगा। एक पल के लिए वहां मौजूद अन्य साइंटिस्ट भी रुक गए और डर से कांपते हुए उन 6 लोगों को देखने लगे। क्या तुम सब बहरे हो? मैं तुम सबको कह रहा हूं, दीवार की तरफ मुंह करो अभी, वरना मैं किसी को मार डालूंगा, डेरेक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। अमेरिकन्स, आप आखिर चाहते क्या हैं? शिक्षाविद ललित का चेहरा पीला पड़ गया और डेरेक के लहजे से उन्होंने तुरंत ही उन 6 लोगों की नेशनैलिटी का पता लगा लिया। हे बूढ़े आदमी, यहां के इंचार्ज तो तुम ही होगे, डेरेक ने ताना मारते हुए कहा। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम अपने आदमियों से अभी के वही करवाओ जो मैं कहता हूं। हम यहां कुछ वापस लेने आए हैं, किसी को मारने नहीं, इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम खुलेआम भारतीय क्षेत्र पर हमला कर रहे हो। क्या तुम जंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? शिक्षाविद ललित ने गुस्से से कहा। हाँ, हम वॉर शुरू कर रहे हैं, डेरेक ने ठंडी हंसी हंसते हुए लैब के बाहर की ओर इशारा किया और कहा। मुझे लगता है कि तुम ही लोग हो जो असल में वॉर शुरू करना चाहते हो। बाहर डेवलप किए जा रहे भयानक हथियार इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। हम भारतीय लोग यहाँ वॉर शुरू करने नहीं आए हैं, हमने हमेशा शांति की वकालत की है, शिक्षाविद ललित ने जोर से कहा। बकवास, तुम सब खतरनाक हथियार बनाने में खुद को बर्बाद कर रहे हो, जो दुनिया के लिए खतरा है। तुम्हारे घिनौने कारनामों का पर्दाफाश जनता के सामने होना चाहिए। जैसे ही डेरेक बोला, उसका विशाल शरीर बवंडर की तरह हिलने लगा। आगे बढ़ते हुए उसने एक मैकेनिकल आर्म बढ़ाकर शिक्षाविद ललित की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने बड़े ही आराम से शिक्षाविद ललित को ऊपर उठा लिया। शिक्षाविद ललित को तुरंत छोड़ो, घटिया और बेशर्म अमेरिकन्स। जब उन्होंने शिक्षाविद ललित का गला घुटते हुए देखा तो वहां मौजूद अन्य शिक्षाविद सदमे से हाँफने लगे। डेरेक ने बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए शिक्षाविद ललित पर चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, अपने आदमियों से इंद्र डेटाबेस से सारा डेटा निकलवाओ और मुझे दे दो। तुम मरने वाले हो, यह ख्याल छोड़ दो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें कभी डेटा नहीं सौंपूंगा। शिक्षाविद ललित ने बड़ी मुश्किल से दहाड़ लगाई। क्या ऐसा है? डेरेक ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। लगता है जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तुम सहयोग नहीं करोगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डेरेक ने अपनी दूसरी मैकेनिकल आर्म उठाई और एक शिक्षाविद पर लेजर बीम दाग दी। रुपफ, और उस शिक्षाविद को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। इससे पहले ही लेजर बीम ने उसके सिर को भेद दिया। खून तेजी से बाहर निकला और शिक्षाविद की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। शिक्षाविद जतिन, एक साथी की हत्या को देखकर वहां मौजूद अन्य शिक्षाविद फूट फूट कर रो पड़े। उनके दिल दुख और गुस्से दोनों से भर गए थे। हालांकि ये सभी शिक्षाविद बिना पावर वाले रिसर्चर हैं, और भले ही वे गुस्से में हो, वे इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्या तुम कोऑपरेट करोगे या नहीं? अगर फिर भी सहयोग नहीं करोगे तो मैं यहां मौजूद सभी को एक एक करके मार डालूंगा, डेरेक ने सख्ती से कहा। डेरेक की खौफनाक आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और वे बुरी तरह कांपने लगे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो ये अमेरिकन सचमुच उन सभी को मार सकते हैं। अगर तुम हम सबको मार भी दोगे तो भी हम तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे, शिक्षाविद ललित ने भारी आवाज में दहाड़ लगाई। उनकी आंखें लाल थीं। क्या ऐसा है? तो मैं देखूंगा कि तुम कब तक यह सख्त रवैया बनाए रख सकते हो। डेरेक के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े पांचों लोग तुरंत समझ गए और एक साथ अपनी मैकेनिकल आर्म्स उठाकर उन पांचों की ओर निशाना साधा। फायर, डेरेक ने ऑर्डर दिया। इवुश वुश हुश 5 लेजर बीम एक साथ 5 शिक्षाविदों की ओर दागी गईं। पफ 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 5 दबी हुई आवाजें सुनाई दीं। ये पांचों शिक्षाविद, जिनके दिलों में गोलियां लगी थीं, गुस्से से आंखें फाड़कर जमीन पर गिर पड़े। आह! 5 और लोगों की मौत देखकर बचे हुए लोग दहशत में चीखने लगे और डर के मारे एक साथ दुबक गए। हालांकि उन्हें इंद्र डेटाबेस की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस भयानक मंजर उन्हें तोड़ दिया। भले ही कई लोग कहते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मौत का सामना करने पर उनमें से कितने लोग वास्तव में निडर होते हैं? बूढ़े आदमी, क्या तुमको ऑपरेट करोगे या नहीं? क्या तुम अपनी जिद के कारण इन सबको मरने दोगे? डेरेक उतावला हो रहा था और उसने अपनी आवाज कुछ डेसिबल ऊंची कर दी।
क्योंकि यह मामला जितना लंबा खिंचेगा उनके लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। इस वक्त शिक्षाविद ललित की आंखों में आंसू थे। वह वास्तव में डेटा सौंपना नहीं चाहते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि यहां मौजूद सभी लोग अपनी जान गंवा दें। आखिरकार यहां के सभी लोग देश के टैलेंट का स्रोत हैं, उनमें से एक का भी नुकसान बहुत बड़ा होगा। मैं 3 से उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। अगर तुम फिर भी कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं अगले इंसान को मार डालूंगा, डेरेक ने ठंडे लहजे में कहा और फिर काउंटडाउन शुरू कर दिया। 3। जब उन्होंने डेरेक को गिनती करते सुना तो सभी के दिल कांपने लगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मरने वाला अगला इंसान वे होंगे या नहीं। 2। ग्लग ग्लग ग्लग, गले से थूक निगलने जैसी आवाजें सुनाई दी। 1। 3 सेकंड बीत गए। चूंकि आपने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, मैं मारना जारी रखूंगा, डेरेक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। फिर वहां मौजूद लगभग 1 दर्जन शिक्षाविदों पर नजर डाली और शरारती मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं अगला शिकार कौन बने। हालांकि डेरेक ने हेलमेट पहन रखा था, फिर भी हर कोई उसके पीछे छिपी शैतानी आंखों को महसूस कर सकता था। सबके माथे, हथेलियां और पीठ ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। हे, ये सब टॉप क्लास शिक्षाविद हैं, बेहद टैलेंटेड लोग। चुनना वाकई मुश्किल है। चलो इनमें से किसी एक को यूं ही मार देते हैं। बोलते समय डेरेक ने मैकेनिकल आर्म उठाई और एक युवा शिक्षाविद की ओर निशाना साधा। उनके हिसाब से वह बुजुर्ग शिक्षाविद अब ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसे मारना बेकार होगा। युवा शिक्षाविद अलग होते हैं क्योंकि उनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है और वे फ्यूचर की उम्मीद हैं। वह उम्मीदों को खत्म करने में बेहद खुश था। चिंता मत कीजिए सर, इसमें बस एक पल लगेगा और आप बिना किसी दर्द के भगवान के दर्शन करने जाएंगे। डेरेक ने धीमी, डरावनी आवाज में बात की, जो लगभग क्रूर होने के साथ साथ विकृत भी थी। उस पल डेरेक को रोबोटिक हाथ उठाते देख शिक्षाविद ललित फूट फूट कर रोने लगे और चिल्लाने लगे, मत मारो, मत मारो, मैं सहयोग करूंगा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। शिक्षाविद ललित। जब अन्य लोगों ने देखा कि शिक्षाविद ललित ने आखिरकार समझौता कर लिया है, तो उन सभी के दिलों में गहरा दर्द हुआ और उनके चेहरे तकलीफ से भर गए। यह बुजुर्ग इंसान हमेशा से भारत के प्रति समर्पित रहा था और इंद्र डेटाबेस की रक्षा को अपना जीवन का कर्तव्य मानता था। लेकिन आज उसके पास समझौता करने और दुश्मन के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह के दर्द को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। हा हा हा, शिक्षाविद ललित के आखिरकार हार मान लेने पर डेरेक जोर से हंस पड़ा। ये कायर आखिरकार हार मान गए। बूढ़े आदमी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पहले ही मान जाना चाहिए था, डेरेक ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। हम अमेरिकियों ने हमेशा इंसानियत को महत्व दिया है और हम कभी भी अंधाधुंध बेगुनाह लोगों को नहीं मारेंगे। हमें उन लोगों को मारने का बहुत अफसोस है, कृपया हमें ब्लेम न करें। इंसानियत की बकवास। तुम अमेरिकियों ने हमारे भारतीय अड्डे पर कब्जा किया है और हमारे रिसर्च मटीरियल को जबरदस्ती छीनने के बाद तुम मुझसे इंसानियत की बात करने की हिम्मत करते हो। छी! डेरेक के ये शब्द सुनकर शिक्षाविद ललित को बेहद घिन महसूस हुई। हमें यह सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुमने ही मजबूर किया। अगर तुमने आज्ञाकारी ढंग से सहयोग किया होता तो हम किसी को नहीं मारते हैं ना। डेरेक मुस्कुराया, फिर शिक्षाविद ललित को एक तरफ धक्का देते हुए बोला, जल्दी करो और अपने लोगों को डेटा लाने के लिए भेजो। कुछ भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मेरा सब्र लिमिटेड है। बोलते बोलते डेरेक ने कोने में खड़े फरहान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर फरहान, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। आइलैंड का नक्शा देने के लिए शुक्रिया और हमारे लिए दरवाज़ा खोलने के लिए भी थैंक यू। अब कृपया उन पर नज़र रखें ताकि यह पक्का हो सके कि वे ठीक से कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी पल फरहान शांत भाव से बाहर निकला। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, हल्के से हंसा और फर्राटेदार अंग्रेजी में कहा, ठीक है कर्नल डेरेक, मैं उन पर कड़ी नज़र रखूंगा। क्या? डेरेक और फरहान की बातचीत सुनकर शिक्षाविद ललित सन्न रह गए, मानो वे कोई रिएक्शन देने में असमर्थ हों। वहां मौजूद बाकी सभी लोग फरहान को खाली निगाहों से घूर रहे थे। यह तुम हो? शिक्षाविद ललित ने फरहान को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। फरहान, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये लोग इतनी आसानी से अंदर घुस आए। तो यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम गद्दार हो, तुम मिले हुए हो। हा हा हा, फरहान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हालांकि मेरा जन्म भारत में हुआ था, लेकिन मैं अमेरिका में पला बढ़ा। मैंने अपनी हायर एजुकेशन वहीं से ली और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया।
मैं अब यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन हूं, तो मुझ पर देशद्रोह का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? शिक्षाविद ललित। तुम तुम तो घिनौने हो। शिक्षाविद ललित का दिल टूट गया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ही टीम में कोई गद्दार मौजूद है, जिसके कारण आज रात आइलैंड पर बमबारी हुई और एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमला हुआ। ठीक है शिक्षाविद ललित, बकवास बंद करो। बेहतर होगा कि तुम कर्नल डेरेक के साथ सहयोग करो और इंद्र डेटाबेस में मौजूद सभी डेटा उन्हें सौंप दो, वरना मैं आपकी पर्सनल सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। फरहान ने डरावने लहजे में कहा। फरहान, तुम गद्दार हो, तुम्हें सजा मिलेगी। शिक्षाविद ललित ने फरहान की नाक की ओर उंगली दिखाते हुए दहाड़ा। बकवास करना बंद करो, अपना काम करो। फरहान ने शिक्षाविद ललित को जमीन पर धक्का दे दिया और वह बहुत खुश और घमंडी दिख रहा था। फरहान, अन्य शिक्षाविदों ने तुरंत शिक्षाविद ललित को उठने में मदद की और दांत पीसते हुए फरहान की ओर देखा। हालांकि अब जब फरहान को डेरेक जैसे लोगों का सपोर्ट मिल गया है, तो वे उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते और केवल चुपचाप सहयोग कर जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त होटल के बाहर धमाका धमाका बूम 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 विस्फोट अभी भी जारी हैं। भीषण आग अभी भी जल रही है और फैल रही है। बाहर फायरफाइटर्स और सैनिक आग बुझाने और लोगों को बचाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। वहां का नजारा अफरा तफरी भरा था। सर, हमने कंफर्म कर लिया है। घुसपैठिए अमेरिकियों का एक ग्रुप थे। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। हमने उनसे भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हमारे कई साथियों को उन्होंने बेरहमी से मार डाला। उसी पल खून से लथपथ एक सैनिक दौड़कर बाहर आया और चिल्लाया, क्या इस पर गोलियां भी नहीं चल सकती? एक कमांडर का चेहरा बदल गया और उसने कहा, ये किस तरह की अमेरिकन यूनिट है? इनके इक्विपमेंट इतने मॉडर्न क्यों हैं? सर, हमें भी नहीं पता। सिपाही ने हताशा से सिर हिलाया और पूछा, सर अब हमें क्या करना चाहिए? वे लोग पहले ही बेस पर धावा बोल चुके हैं। शिक्षाविद ललित और उनकी टीम गंभीर खतरे में है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? कमांडर ने भौहें चढ़ाईं, फिर ऊपर देखकर गंभीरता से कहा, तो फिर तोपखाने का इस्तेमाल ना करें। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वे आर्टिलरी की गोलाबारी का सामना भी कर सकते हैं। चाचा दुबे, यह ठीक नहीं है। अंदर न केवल अन्य कर्मचारी हैं, बल्कि शिक्षाविद ललित और उनकी टीम भी मौजूद है। अगर हम इस पर बमबारी करेंगे तो पूरा होटल ढह जाएगा और अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, चाचा वर्मा, आप क्या करने का सुझाव देते हैं? दुश्मन हमारे ठीक सामने है। हम चुपचाप खड़े होकर उन्हें परेशानी खड़ी करते हुए नहीं देख सकते। कमांडर चाचा दुबे ने चिंता से कहा, चलिए चलिए दूसरे तरीके सोचते हैं। कमांडर चाचा वर्मा ने कहा, आह, अगर रॉड के योद्धा यहां होते तो इन लोगों को इतना घमंड करने का मौका ही नहीं मिलता। चाचा दुबे ने आह भरी, जी हां, मैंने सुना है कि रॉ के ट्रेनर अर्जुन सिंह आज आइलैंड पर आए हैं। चाचा वर्मा ने कहा। उनकी आंखें चमक उठीं। सच में? चाचा दुबे का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो जल्दी जाओ और ट्रेनर अर्जुन सिंह को बुला लाओ। जी हां, ट्रेनर अर्जुन सिंह के पास उन लोगों से निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। चाचा वर्मा ने बार बार सिर हिलाया और एक सैनिक को ऑर्डर देने ही वाले थे कि उन्होंने दो परछाइयों को दो काली बिजली की तरह तेजी से आते देखा। कुछ ही सेकंड बाद दोनों व्यक्ति होटल के एंट्रेंस पर पहुंच गए। जो लोग पहुंचे वे वंशण और अर्जुन सिंह थे। वंश और अर्जुन सिंह होटल के अन्य कर्मचारियों को निकालने में बिजी थे, इसलिए वे अभी पहुंचे हैं। ट्रेनर अर्जुन, आप आखिरकार आ ही गए, चाचा वर्मा ने हैरानी से कहा। चाचा वर्मा, आखिर हुआ क्या? आइलैंड पर धमाका क्यों हुआ? अर्जुन सिंह ने हड़बड़ी में पूछा। ट्रेनर अर्जुन, अमेरिकन सीक्रेट सोल्जर्स का एक ग्रुप घुसपैठ कर गया और उन लोगों ने बम लगा दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स से आए सीक्रेट सोल्जर्स का वह ग्रुप अंडरग्राउंड लैब्स में चला गया है। उनका टारगेट पक्का इंद्र डेटाबेस से डेटा चुराना है। चाचा दुबे ने तुरंत समझाया। तो फिर तुम सब वहां खड़े क्यों हो? किसी को भेजकर उन्हें खत्म क्यों नहीं करवा देते? अर्जुन सिंह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ट्रेनर अर्जुन, हमने लोगों को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। वे सीक्रेट अमेरिकन सोल्जर्स बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं और उनके शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, चाचा वर्मा ने कड़वाहट से कहा। क्या उनका शरीर गोलियों से बुलेट प्रूफ है? अर्जुन सिंह चौंक गया। क्या ये वही लोग हो सकते हैं? हाँ, यह अमेरिकन एडेल्टा फोर्स ही होनी चाहिए। वंश ने भौहें चढ़ाईं। केवल वही लोग इतना हंगामा कर सकते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स का दावा है कि इसे काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, लेकिन असलियत में इसने कई ऐसे काम किए हैं जो आतंकवादी संगठनों से भी कहीं ज्यादा भयानक हैं। ट्रेनर अर्जुन, ये कौन है? कई कमांडरों ने वंश की ओर देखा, लेकिन एक पल के लिए वे उसे पहचान नहीं पाए। वह मेरे बॉस हैं, रॉ के हेड ट्रेनर हैं और भारत के महारक्षक हैं। अर्जुन सिंह ने ऊंची आवाज में कहा। क्या क्या वो रॉ ट्रेनर हैं या महारक्षक? कमांडरों को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और वंश के प्रति उनकी निगाहें बदल गईं। वे बेहद इज्जतदार हो गई। आखिरकार वंश का हर टाइटल डरावना है। सभी लोग सलाम करें, एक कमांडर ने चिल्लाकर कहा, और फिर मौजूद सभी अफसरों और सैनिकों को वंश को सलाम करने के लिए कहा। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है, ये बकवास बंद करो। वंश ने हाथ हिलाते हुए अर्जुन सिंह से कहा। अर्जुन, चलो अंदर चलते हैं। अच्छा। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया और फिर वंश के साथ होटल में दौड़ पड़ा। क्या? महारक्षक अंदर क्यों गए? अंदर बहुत खतरा है। अगर महारक्षक घायल हो गए तो क्या होगा? हम यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, एक कमांडर ने चिंता से कहा। ठीक है, सब लोग चिंता मत करो। महारक्षक मर्दों में एक शेर हैं। उनकी अक्ल और लड़ने की स्किल आम लोगों से कंपेयर नहीं की जा सकती। वरना क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेनर्स का लीडर, रॉ का ट्रेनर या यहां तक कि भारत का महारक्षक बन सकता है? चाचा वर्मा ने कहा। यह सुनकर सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर राहत की सांस ली। हाँ, उन्हें वंश जैसे पावरफुल इंसान के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत होगी। इस वक्त वंश और अर्जुन सिंह दौड़ते हुए होटल के अंदर गए और फिर अंडरग्राउंड बेस की ओर जाने वाली लिफ्ट की तरफ भागे। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सैनिकों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। फिर ऊपर देखते ही मुझे गर्मी से बचाव करने वाले सूट पहने 4 हट्टे-कट्टे आदमी लिफ्ट के एंट्रेंस की रखवाली करते हुए दिखाई दिए। इसी पल उन चारों हट्टे-कट्टे आदमियों ने वंश और अर्जुन सिंह को भी देख लिया। हे, एक और अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है, कितनी बेवकूफ़ी है। और रोलमैन मुस्कुराया, फिर उसने अपनी दोनों मैकेनिकल आर्म्स उठाईं और उन्हें वंश और अर्जुन सिंह की ओर निशाना बनाया। भाड़ में जाओ, तुम बेवकूफ़ इंडियंस। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रोलमैन ने वंश और अर्जुन सिंह पर सीधे लेजर बीम से हमला किया। यवूश वूश, भयंकर गर्मी और मौत के इरादे से भरी 2 लेजर किरणें वंश और अर्जुन सिंह के सिर की ओर बढ़ीं। लेकिन अगले ही पल जब रोलमैन ने ऊपर देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वंश और अर्जुन सिंह दोनों गायब हो चुके थे। जहां तक उन 2 लेजर किरणों की बात है, वे दूर स्थित दीवार को सीधे भेद गईं। उसका चेहरा जम गया और वह कन्फ्यूजन से भर गया। मेरी निशानेबाजी की एक्यूरेसी आमतौर पर बहुत अच्छी होती है, तो क्या अभी अभी मेरा निशाना चूक गया? क्या देख रहे हो? मैं यहीं हूं। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जैसे ही रोलमैन ने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि वंश अचानक उसके बगल में प्रकट हो गया था। यह रोलमैन हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और उसने वंश की गर्दन पकड़ने के लिए अपना मैकेनिकल हाथ उठाया। बचने से क्या फायदा? तुम फिर भी मर जाओगे। रोलमैन की मैकेनिकल आर्म अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। अगर किसी की गर्दन उसके हाथ से पकड़ ली जाए तो पक्का कुचल जाएगी। अवूश, वंश ने हमले को चकमा दिया और साथ ही रोलमैन की छाती पर एक मुक्का मारा। बैम, गरजने की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। अधप धप धप। अपने भारी भरकम वजन के बावजूद इस मुक्के से रोलमैन को पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही रोलमैन पीछे हट रहा था, अर्जुन सिंह एक ही छलांग में आगे बढ़ गया। ताकत ड्रैगन के पंजों से बहती है। अर्जुन सिंह ने जोर से चिल्लाया। उसकी 5 उंगलियां पंजों में बदल गईं और उसने अपनी अब तक की कमाई हुई असली ऊर्जा को अपनी उंगलियों में उड़ेल दिया। फिर रोलमैन की छाती पर ड्रैगन के पंजे से एक जोरदार वार किया गया। क्लैंग, एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंज उठी। यह तो मानो किसी स्टील की प्लेट पर वार करने जैसा है। अर्जुन सिंह के ड्रैगन पंजे वाले हाथ से रोलमैन के हीट रेसिस्टेंट सूट का एक टुकड़ा फट जाने के अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित था। हे, तुम बेवकूफ इंडियंस, हम अमर हैं। तुम्हारी पुरानी मार्शल आर्ट्स हमारे महान अमेरिका की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सामने बेकार है। रोलमैन ने नफरत भरी मुस्कान के साथ मुड़कर अर्जुन सिंह पर 23 किलोग्राम से ज्यादा वजन का एक जोरदार मुक्का मारा, मानो कोई तूफान आ गया हो। यह मुक्का न केवल भारी था बल्कि बेहद तेज भी था, जिससे इसका बचाव करना नामुमकिन था। गड़बड़ है, अर्जुन सिंह ने हैरानी से कहा और तुरंत अपने हाथ होकर बचाव किया। बैम, एक जोरदार मुक्का अर्जुन सिंह की बाहों पर पड़ा। एक जोरदार आवाज के साथ
अर्जुन सिंह उस मुक्के से हवा में उड़ गए। 7-8 मीटर की उड़ान भरने के बाद अर्जुन सिंह ने आखिरकार एक बैकफ्लिप किया और दो धड़ाम की आवाज के साथ सही सलामत नीचे उतरा। हालांकि अपनी रक्षा के लिए अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बावजूद अर्जुन सिंह को चोट लगने से अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह मुक्का कितना पावरफुल रहा होगा। दोस्तों, ये दोनों इंडियन मार्शल आर्टिस्ट हैं। चलो मिलकर इन्हें हराते हैं। रोलमैन ने तुरंत ऑर्डर दिया। जी हाँ, कैप्टन रोलमैन, बाकी तीनों ने सिर हिलाया। जल्द ही रोलमैन समेत चारों व्यक्तियों ने अपनी दो मैकेनिकल आर्म्स उठाईं और फिर से वंश और अर्जुन सिंह पर निशाना साधा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, फायर करो, रोलमैन चिल्लाया। अम्बूम बूम बूम। 4 लोग और 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें वंश और अर्जुन सिंह की ओर तेजी से बढ़ीं। अर्जुन, डेल्टा फोर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें बहुत पावरफुल हैं, रास्ते से हट जाओ, वंश ने चेतावनी दी। फिर चकमा दिया और रोलमैन की ओर दौड़ पड़ा। चकमा देते हुए अर्जुन सिंह डेल्टा फोर्स के अन्य सदस्यों की ओर दौड़ पड़ा। इस वक्त वंश को डेल्टा फोर्स के साथ अपने पिछले झगड़े याद आ गए। ऐसा लगता है कि इन लोगों की कमजोरी इनके दिमाग में है। यह सोचकर वंश ने तुरंत अर्जुन सिंह को चिल्लाकर कहा, अर्जुन, उनका सिर ही उनकी कमजोरी है, उनके सिर में गोली मारो। हाँ बॉस, अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया। वंश की बातें सुनकर रोलमैन चौंक गया और जल्दी से बोला, सब लोग अपनी जान बचाओ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वंश एक बार फिर उसके सामने दौड़कर आ गया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिल्कुल नहीं, वंश ने दहाड़ते हुए रोलमैन के सिर पर मुक्का मार दिया। क्लिक क्लिक, एकदम साफ आवाज। वह मुक्का काफी पावरफुल था, उससे रोलमैन के सिर के एक हिस्से में गड्ढा हो गया। मर जाओ। जब मुक्का लगा तो रोलमैन दर्द से चीख उठा। वह तुरंत आग बबूला हो गया। उसने अपनी दोनों मैकेनिकल मुट्ठियां भींची और एक साथ वंश के शरीर पर वार किया। यूहूश वूश वूश। रोलमैन की दोनों मुट्ठियां लोहे के दो विशाल हथौड़ों की तरह थीं, और हर बार जब वह उन्हें घुमाता था तो उसकी ताकत डरावनी होती थी। हालांकि वंश शारीरिक रूप से बलवान था, लेकिन रोलमैन के मुक्के में हजारों पाउंड की ताकत थी। अगर उसे चोट लगती तो वह मरता तो नहीं, लेकिन उसे बहुत दर्द होता। इसलिए वंश ने इसे हल्के में नहीं लिया। इसके बजाय वह तेजी से पीछे हट गया। रोलमैन के मुक्कों से बचने के लिए अजीबोगरीब कदमों से इधर उधर भागता रहा और साथ ही रोलमैन को एक ही वार में खत्म करने का मौका तलाशता रहा। तभी एरनडोल्फ नाम के एक डेल्टा फोर्स मेंबर ने वंश के पीछे से हाथ बढ़ाया और उसे अपनी दो मैकेनिकल आर्म्स से जकड़ लिया। हे, इंडियन बच्चे, तुम कितने घमंडी थे। अब जब मैंने तुम्हें बांध लिया है तो तुम आजाद होने के बारे में भूल जाओ। रैंडोल्फ मुस्कुराया। मालिक, अर्जुन सिंह, जो कुछ ही दूरी पर दो अन्य लोगों के साथ जमकर लड़ रहा था, ने यह सीन देखा और मदद के लिए दौड़ने की इच्छा से चिल्ला उठा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उन दोनों लड़कों ने उसका रास्ता रोक दिया। धत तेरी की। वंश ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत और एनर्जी जुटाते हुए दहाड़ लगाई और फिर अपनी बाहों को बाहर की ओर फैला दिया। रैंडोल्फ को लगा कि ऐसा करने से वंश खुद को छुड़ा नहीं पाएगा, लेकिन जल्द ही वह हैरान रह गया, क्योंकि वंश ने सचमुच अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मैकेनिकल आर्म को धीरे धीरे फैलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इससे वह बेइंतहा डर और गुस्से से भर गया। उसकी मैकेनिकल आर्म्स का प्रेशर इतना भयानक है कि लोहे का एक विशाल टुकड़ा भी उसकी बाहों से चूर चूर हो सकता है। हैरानी की बात यह कि यह बच्चा केवल अपनी फिजिकल ताकत से मेरी मैकेनिकल एनर्जी पावर का मुकाबला करने में सक्षम था। क्या ये आदमी राक्षस है? धत तेरे की। कैप्टन रोलमैन, जल्दी करो, इस आदमी को लेजर बीम से मार गिराओ अभी। रैंडोल्फ ने हताशा में अपनी बाहों को अंदर की ओर खींचा और रोलमैन पर चिल्लाया। अच्छा। रोलमैन ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से मैकेनिकल आर्म उठाई और वंश के दिल पर हाई टेम्परेचर वाली लेजर बीम दागी। वह वंश के दिल को जलाकर राख कर देगा। हालांकि इस नाजुक पल में मेरे रास्ते से हट जाओ। वंश ने एक लंबी दहाड़ लगाई, अपनी बाहों में भयानक शक्ति का संचार किया और फिर बाहर की ओर जोर से धक्का दिया। एक क्लिक क्लिक क्लिक, धातु के घिसने जैसी एक तेज आवाज सुनाई दी। वंश ने जबरदस्ती रोलमैन की बाहों को खोल दिया। जैसे ही बीम आगे बढ़ी, वंश ने झुककर और किनारे हटकर रोलमैन द्वारा दागी गई लेजर बीम से तुरंत खुद को बचा लिया। वंश ने नेचुरली इससे बच लिया, लेकिन रैंडोल्फ इतना लकी नहीं था। एक जोरदार ऊहूश की आवाज के साथ रोलमैन की लेजर बीम रैंडोल्फ के पेट को भेद गई। उसके पेट में एक जला हुआ छेद दिखाई दिया। मेटल में छेद हो गया और रैंडोल्फ के इक्विपमेंट के अंदर के तार चिंगारी छोड़ने लगे
और चटकने लगे। उसका शरीर जल चुका था और लगातार खून बह रहा था। रैंडोल्फ दर्द से चीख उठा, हे, तो तुम्हारा कवच तुम्हारे ही हमलों से बचाव नहीं कर सकता। वंश मुस्कुराया और उसी समय उसके दिमाग में एक प्लान आया। रैंडोल्फ, अपने साथी को घायल देखकर रोलमैन गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी बाहें उठाकर वंश पर हाई टेम्परेचर वाली किरणों की बौछार कर दी। हालांकि उसी पल में वंश रोलमैन के पास दौड़ा, उसकी एक मैकेनिकल आर्म को पकड़ा, उसे मोड़ा और हथेली को रैंडोल्फ की ओर घुमा दिया। हमारा निशाना रैंडोल्फ का सिर है। अवूश, इस वक्त रोलमैन के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। हाई टेम्परेचर वाली लेजर बीम पहले ही दागी जा चुकी थी और उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। रैंडोल्फ के पास बचने का टाइम नहीं था और बीम सीधे उसकी खोपड़ी पर जा लगी। एक जोरदार धमाके के साथ रैंडोल्फ, जिसके सिर में गोली लगी थी, जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हे भगवान, इसके लिए माफ करें, इस आदमी को तो आपने ही मारा है। वंश हंस पड़ा। अपने ही हथियार से अपने एक आदमी को मरते देख रोलमैन भड़क उठा और चिल्लाया, तुम शापित इंडियन लोग, तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो। उसने दूसरे हाथ से अपनी लोहे की मुट्ठी भींची और उसे वंश के सिर की ओर जोरदार प्रहार किया। वंश झटपट नीचे बैठ गया। फिर उसने अपने दाहिने पैर को लोहे के चाबुक की तरह रोलमैन के निचले शरीर की ओर घुमाया। बैम ई हालांकि रोलमैन मजबूत था और कवच पहनने पर उसका शरीर लोहे जैसा सख्त हो गया था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया। इसलिए वंश ने उसे लात मारकर सीधे जमीन पर गिरा दिया। रोलमैन दर्द से कराहते हुए जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा, जिससे जमीन में दरार पड़ गई। वह उठने ही वाला था कि वंश ने उस पर झपट्टा मारा, उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसके सिर पर बार बार घूंसे मारने लगा। अम्बैंग बैंग, एम्बैंग बैंग बैंग। रोलमैन के सिर पर एक के बाद एक जोरदार मुक्के पड़े, जिससे कई तेज धमाके हुए। अचानक और जोरदार प्रहार से रोलमैन को चक्कर आने लगा और वह कंफ्यूज हो गया और वह एक पल के लिए पलटवार करना भी भूल गया। एक क्लिक, जल्द ही वंश ने रोलमैन के मेटल हेलमेट को तोड़कर उसमें छेद कर दिया। नहीं, अपने हेलमेट को डैमेज देखकर रोलमैन की आंखों में दहशत की एक झलक दिखाई दी और वह डर के मारे चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल बूम, वंश की मुट्ठी रोलमैन के सिर पर पड़ी और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। रोलमैन की मौके पर ही मौत हो गई। इसी पल अर्जुन सिंह ने अपने ड्रैगन क्लॉ हैंड का इस्तेमाल करके डेल्टा फोर्स के एक सैनिक के सिर को भेद दिया और उसे भी मार गिराया। इस वक्त वह आखिरी योद्धा से लड़ रहा था। जब सैनिक ने देखा कि उसके तीनों साथी मर चुके हैं, तो वह चौंक गया और नीचे मौजूद लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए उसने तुरंत अपनी मैकेनिकल आर्म पर लगे कम्युनिकेशन डिवाइस को ऊपर उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। अर्जुन सिंह दहाड़ते हुए उसके पीछे भागा, अपने बाएं पैर से जमीन पर जोर लगाते हुए और अपने दाहिने पैर से वार करते हुए उस आदमी को एक उड़ती हुई लात मारी। अबैम, एक जोरदार किक से वह व्यक्ति 3 मीटर्स दूर जा गिरा और जमीन पर बुरी तरह से जा टकराया। हालांकि यह व्यक्ति खबर देने पर ही अड़ा रहा। कर्नल डेरेक, हम पर हमला हुआ है, 2 पावरफुल वॉरियर्स हैं। उसके बोलने से पहले ही वंश आगे बढ़ा, अपना पैर उठाया और उसके सिर पर जोर से पटक दिया। बैम, अरे यार, धिक्कार है। उस आदमी के सिर पर पैर पड़ने से चोट लग गई थी, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह दहाड़ा, अपना हाथ उठाया और वंश पर लेजर बीम दागने की तैयारी करने लगा, लेकिन वंश उसे पलटवार करने का मौका नहीं देगा। तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। मैं, वंश ने मन ही मन बुदबुदाते हुए उस आदमी के सिर पर कई बार और पैर से वार किया और आखिरकार उसे जमीन में गाड़ दिया। इस आदमी का सिर पहले से ही खून से लथपथ था। जहां तक उसकी हथेली में मौजूद हाई टेम्परेचर वाली लेजर बीम की बात है, वह 2 बार झिलमिलाई और फायर होने से पहले ही बुझ गई। हे भगवान, बॉस, आप तो बहुत ही क्रूर हैं। अर्जुन सिंह पास आया, लेकिन वह देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हम कुछ नहीं कर सकते थे, मैसेंजर की भयानक मौत हो गई थी। क्या इन लोगों पर दया करना जरूरी है? वंश ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर उस आदमी के हीट रेसिस्टेंट सूट को फाड़ दिया। इस व्यक्ति ने चांदी भूरे रंग का कवच पहन रखा था, जिसके सीने पर एक बड़ा इग निशान बना हुआ था। अरे बाप रे, ये तो डेल्टा फोर्स की सबसे ताकतवर टीम, एक्स टीम है। इस लोगों को देखकर अर्जुन सिंह हैरानी से चिल्ला उठा। ऐसा लगता है कि डेल्टा फोर्स ने इस बार वाकई पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने इंद्र डेटाबेस से डेटा हासिल करने के लिए एक्स टीम के मेंबर्स को भी भेजा। वंश ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर कहा, अर्जुन चलो, हमें तुरंत अंडरग्राउंड लैब में पहुंचना होगा।
हम इन लोगों को कामयाब नहीं होने दे सकते। अच्छा। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया और फिर वंश के पीछे पीछे लिफ्ट के एंट्रेंस तक गया। हालांकि लिफ्ट डैमेज हो गई है और नीचे उतरने का एक ही रास्ता है, कूदना। अर्जुन, क्या तुम लाइटवेट कुंफू चलाना जानते हो? वंश ने पूछा। मैं थोड़ा सा जानता हूं, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, फिर बेबसी से कहा, लेकिन यहां से अंडरग्राउंड लैब तक 50 मीटर की दूरी है और मेरी फुर्तीली चालें इसके लिए काफी नहीं है। क्या अंडरग्राउंड लैब में एंटर करने के लिए कोई और जगह है? वंश ने फिर पूछा। हाँ, लेकिन इस होटल के पीछे लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस है जिसमें नीचे जाने के लिए लिफ्ट है, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। अब वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, वंश ने जवाब दिया, फिर जमीन पर पड़े एक्स टीम के 4 सैनिकों की ओर देखा और कहा, इनके जूते उतारो, हम इन्हें पहन लेंगे। हाँ, उनके बूटों में कुशनिंग है। अर्जुन सिंह का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने और वंश ने अपने अपने जूते उतारे, उन्हें पहना और लिफ्ट से नीचे कूद गए। ज्यादा देर नहीं हुई थी, वंश और अर्जुन सिंह अंडरग्राउंड लैब के फ्लोर पर सही सलामत उतरे। वंश और अर्जुन सिंह ने अपने जूते उतारे और पागलों की तरह दौड़ते हुए लैब की ओर चले गए। इस वक्त लैब में शिक्षाविद तेजी से डेटा कॉपी कर रहे थे। क्योंकि डेरेक और उसके आदमी उनकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे, इसलिए वे चाहकर भी अपनी स्पीड धीमी नहीं कर सकते थे। अगर वे जरा सी भी देर करते तो फरहान उन्हें खबर दे देता और फिर डेरेक और उसके गिरोह द्वारा इन शिक्षाविदों की बेरहमी से पिटाई की जाती। तुम सब किस बात पर सुस्ती दिखा रहे हो? जल्दी करो, बेवकूफों। डेरेक को अभी अभी मैसेज मिला है। जब उसने सुना कि रोलमैन और उसके साथियों को 2 इंडियन मार्शल आर्टिस्टों ने मार डाला है, तो वह बेचैन महसूस करने लगा। साफ है कि भारत ने पहले ही यहां एक्सपर्ट्स भेज दिए हैं। मुझे जल्दी करनी होगी, वरना मैं डेटा अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा और वे भी यहां मर जाएंगे। प्रोफेसर फरहान, ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक इनका काम खत्म क्यों नहीं हुआ? डेरेक ने घड़ी पर नजर डाली और उतावलेपन से कहा, कर्नल डेरेक, कृपया थोड़ा और इंतजार कीजिए। हम अभी आखिरी डेटा कॉपी कर रहे हैं और यह सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आपको 1 और मिनट देता हूं। जब डेरेक ने सुना कि केवल 1 मिनट बचा है, तो उसने संतुष्टि से सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि रोलमैन और बाकी लोग थोड़ी देर और टिके रह सकते हैं। वक्त पल पल बीतता गया। जल्द ही 1 मिनट बीत गया। एक सुपर कंप्यूटर से बीप की आवाज निकली। कर्नल डेरेक, सारा डेटा सक्सेसफुली कॉपी हो गया है, फरहान ने खुशी से कहा। हाँ हाँ, बुरा नहीं बुरा नहीं। डेरेक दिल खोलकर हंसा और फिर पूछा, प्रोफेसर फरहान, क्या हमारे लिए बाहर जाने के लिए कोई और जगह है? हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ना होगा, बाकी लोगों से मिलना होगा और साथ मिलकर निकलना होगा। कर्नल डेरेक, मुझे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पता है। सज्जनों, कृपया मेरे पीछे आइए। फरहान ने सिर हिलाया। फिर डेरेक और बाकी 6 लोगों के जाने की तैयारी की। फरहान, तुम्हारी भयानक मौत होगी। जब शिक्षाविद ललित ने फरहान को डेरेक और अन्य लोगों के साथ जाते हुए देखा, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हे शिक्षाविद ललित, मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदा और स्वस्थ रहूंगा। फरहान ने एक डरावनी हंसी हंसी, फिर मुड़कर जाने लगा। तुम सब यहीं रुक जाओ। अचानक एक ठंडी और बेरुखी भरी आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन फरहान समेत डेरेक और बाकी 6 लोग उसे सुनकर अपने दिल में एक सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुरंत ही सब लोग बाहर की ओर देखने लगे। वंश और अर्जुन सिंह दरवाजे पर दिखाई दिए। ट्रेनर अर्जुन, मिस्टर वंश, आप पहुंच गए। जब शिक्षाविद ललित ने वंश और अर्जुन सिंह को देखा, तो वे इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाकी सब लोग भी खुश हो गए। आखिरकार कोई आ ही गया। वंश ने डेरेक के 6 आदमियों में से फरहान पर नजर डाली और शिक्षाविद ललित से पूछा, शिक्षाविद ललित, इस फरहान का क्या मामला है? मिस्टर वंश, यह आदमी गद्दार है। इसने हमारे इंद्र डेटाबेसन से डेटा चुराने के लिए इन अमेरिकियों के साथ मिलीभगत की और अब तो उन्होंने डेटा भी चुरा लिया है, शिक्षाविद ललित ने गुस्से से कहा। वंश ने फरहान की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा, मिस्टर फरहान, मुझे पहले लगा था कि आप सचमुच अपने देश की सेवा करने के लिए भारत लौटे हैं। हे, आपकी एक्टिंग वाकई शानदार है। हे, देश के प्रति वफादारी, फरहान ने ताना मारते हुए कहा। मुझे अपने देश के प्रति वफादार क्यों होना चाहिए? अमेरिका में मेरे साथ इंडिया की तुलना में कहीं बेहतर बर्ताव होता है। क्या सच में अपने ही देश के साथ विश्वासघात करने का यही तुम्हारा कारण है? वंश की नजरें और भी ठंडी होती गई।
एक ऐसी ठंडक जो मानो उसके दिल तक भेद रही हो। क्या यह काफी नहीं है? फरहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बेशक, लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मैं उसी के लिए काम करूंगा जो मेरे साथ बेहतर बर्ताव करेगा। बात इतनी ही सिंपल है। हाँ। वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जैसे इंसान को जीने का हक नहीं है। तुम जाकर मर जाओ। इसके साथ ही वंश बाउंडर की तरह सीधे फरहान की ओर दौड़ा। कर्नल डेरेक, जल्दी करो, उसे मार डालो। फरहान के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। चिंता मत करो प्रोफेसर फरहान, अब तुम हम में से एक हो। मैं तुम्हें चोट कैसे लगने दे सकता हूं? डेरेक मुस्कुराया और बाकी 5 लोगों से कहा, चलो चलते हैं, इन दोनों को मार गिराते हैं। हाँ। एक्स टीम के 5 वॉरियर्स ने सिर हिलाया। फिर एक साथ अपनी 2 मैकेनिकल आर्म्स उठाईं और वंश और अर्जुन सिंह पर लेजर किरणें छोड़ी। शिक्षाविद ललित, जल्दी करो, सबको छिपने के लिए कहो। वंश ने शिक्षाविद ललित और अन्य लोगों पर चिल्लाया। हालांकि वह और अर्जुन सिंह इससे बच सकते थे, लेकिन शिक्षाविद ललित और अन्य लोग नहीं बच सके। आखिरकार वे भी तो आम इंसान ही हैं। अभूष भूष भूष 10 लेजर किरणें एक साथ निकली, मानो मौत का जाल बुन रही हों। लैब में मौजूद कुछ इक्विपमेंट आग की लपटों की चपेट में आकर तुरंत नष्ट हो गए। वंश द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद शिक्षाविद तुरंत भाग गए और छिप गए। ज्यादातर लोगों को छिपने की जगह मिल गई, लेकिन एक व्यक्ति एक कदम पीछे रह गया और लेजर बीम से उसकी पीठ में गोली लग गई। शिक्षाविद आयुष, एक और व्यक्ति को मरते देख शिक्षाविद ललित ने चीख मारी। ओह नहीं! वंश बेहद गुस्से में था। एक झटपट फुर्ती के साथ वह उस सैनिक की ओर दौड़ा जिसने शिक्षाविद की हत्या की थी, और फिर उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे सैनिक के सिर पर दे मारा। धमाका! एक ही मुक्के से वंश ने अजगर और बाघ जैसी दहाड़ लगाई, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा पावर समाई थी। सिपाही को लगा कि वंश को उनकी कमजोरियों का पता नहीं है, इसलिए उसने अपना बचाव बिल्कुल नहीं किया और वंश के एक मुक्के से उसका सिर उड़ गया। डेरेक और बाकी लोग जो कुछ उन्होंने देखा उससे पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि यह सब अचानक हुआ, तुरंत काम तमाम। इस इंडियन लड़के ने सचमुच पलक झपकते ही अपने ही सबॉर्डिनेट को मार डाला। यह अविश्वसनीय है। हम डेल्टा फोर्स की बेस्ट टीम है। सब लोग सावधान रहें। यह बच्चा हमारी कमजोरी जानता है। डेरेक ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अलर्ट किया। वह थोड़ा कंफ्यूज था कि इस इंडियन लड़के को उनकी कमजोरियों के बारे में कैसे पता चला। क्या इस बच्चे ने पहले भी डेल्टा फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी? इस वक्त अर्जुन सिंह भी अन्य डेल्टा फोर्स सैनिकों के साथ लड़ रहा था। स्विश 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 उसने अपूरी ताकत जुटाकर ड्रैगन क्लॉ हैंड तकनीक के सभी 36 रूपों को एक साथ इस्तेमाल किया। हवा का झोंका पकड़ना, परछाइयों को थामना, वीणा बजाना, विभिन्न मूव्स। हर हरकत किसी अजगर के उड़ने और नाचने जैसी थी। साथ ही अजगर की दहाड़ की आवाज भी सुनाई दे रही थी, और हर बार उन सैनिकों के सिर पर टारगेटेड था। एक सैनिक अचानक हुए हमले में घिर गया और अर्जुन सिंह के अजगर के पंजे से उसकी खोपड़ी फट गई। आह! सिपाही चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। पलक झपकते ही वंश और अर्जुन सिंह ने डेल्टा एक्स फोर्स के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। अरे यार, मैंने कहा था ना, तुम सब सावधान रहो, सावधान रहो। उनसे आमने सामने की लड़ाई से बचो। डेरेक गुस्से से आग बबूला हो गया और दहाड़ने लगा। आखिरकार एक्स फोर्स का हर सैनिक एक एलीट वॉरियर है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भारी खर्च पर ट्रेन और तैयार किया गया है। उनमें से एक का भी नुकसान देश के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस वक्त बचे हुए 3 सैनिकों ने डेरेक के ऑर्डर्स का पालन किया और हताशा में पीछे हट गए। पीछे हटते समय उन्होंने अपनी हथेलियों से लेजर किरणें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें दागीं। अवूश वूश वूश, एम बैंग बैंग बैंग, एम बैंग बैंग बैंग। लैब में रखे कुछ इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स चकनाचूर हो गए। साफ है कि इस जंग के बाद लैब यूज करने लायक नहीं रह जाएगी। इसी पल वंश तेजी से आगे बढ़ते हुए चकमा देते हुए तुरंत एक अन्य सैनिक के सामने आ गया। वंश को पास आते देख सैनिक ने दूर से हमला करना बंद कर दिया और इसके बजाय वंश के साथ आमने सामने की लड़ाई में उलझ गया। हालांकि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सैनिक और वंश ने कुछ समय तक जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि उसी पल डेरेक की बांह पर लगे कम्युनिकेशन डिवाइस से एक कर्कश आवाज आई। कर्नल डेरेक, इंडियन नेवी ने अपनी गश्ती रेंज और इंटेंसिटी बढ़ा दी है। आपको जल्दी वापस आना होगा। हमें तुरंत निकलना होगा, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है अफसोस आए, हम चल रहे हैं। डेरेक के बोलने के बाद उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो बचने का एक ही तरीका यही है कि उसके 3 सबॉर्डिनेट्स इन 2 इंडियन मार्शल आर्टिस्टों को रोके रखें।
हालांकि एक्समेन जरूरी हैं, लेकिन डेटा को सफलतापूर्वक वापस घर भेजने के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा। यह सोचते हुए उसने फरहान की ओर मुड़कर कहा, प्रोफेसर फरहान, चलिए चलते हैं। उनके साथ क्या होगा? फरहान ने बाकी 3 लोगों की ओर इशारा किया। अभी हम उस बारे में चिंता नहीं कर सकते, हमें डेटा वापस लेना होगा। अगर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की तो यह हमारे महान अमेरिका के लिए था, और देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। डेरेक ने जोश से कहा। ओ अच्छा, फरहान ने सिर हिलाया। जब तक मरने वाला वह खुद न हो, उसे कुछ नहीं कहना था। प्रोफेसर फरहान, कृपया कंप्यूटर की रक्षा करें, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, इससे जल्दी हो जाएगा। अच्छा, फरहान ने सिर हिलाया, फिर काले रंग के कॉम्बिनेशन लॉक वाले केस में पैक किए गए लैपटॉप को उठाया। फिर डेरेक ने फरहान को अपनी पीठ पर उठाया और हवा के झोंके की तरह लैब से बाहर निकलकर दूसरे एग्जिट की ओर चल पड़ा। धिक्कार है, उन्होंने सचमुच भागने की कोशिश की। डेरेक को फरहान को दूर ले जाते देख वंश क्रोधित हो गया। अर्जुन, उसके पीछे जाओ, वह दहाड़ा और उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसने और अर्जुन सिंह ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि 3 सैनिकों ने उनका रास्ता रोक दिया। हे, हमारे यहां होने से तुम दोनों हमारे कर्नल डेरेक की बराबरी नहीं कर पाओगे, सैनिकों में से एक ने ताना मारते हुए कहा। वंश ने भौहें चढ़ाकर अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन, इस लड़ाई को जल्दी खत्म करो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। अच्छा, अर्जुन सिंह ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वंश और अर्जुन सिंह बात कर रहे थे, सैनिकों में से एक ने चुपके से अपना हाथ उठाया और वंश के दिल की ओर लेजर बीम दाग दी। यमहूश, अत्यधिक हाई टेम्परेचर वाली वह भयानक लेजर किरण वंश को भेदने के लिए तैयार लग रही थी। हालांकि जब सैनिक को लगा कि वह सफल होने ही वाला है, तभी वंश अचानक एक तरफ हट गया और पलक झपकते ही बच निकला। फिर से छुपकर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? हा, कितनी बेशर्मी है। वंश ने ठंडी चीख मारी और अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया। यभूष एक सरसराहट की आवाज के साथ वंश हवा की तरह उड़ता हुआ सीधे वॉरियर की ओर बढ़ गया। उसी समय अर्जुन सिंह भी अन्य 2 सैनिकों की ओर दौड़ पड़ा। वंश और अर्जुन सिंह को एक साथ हमला करते देख जिस सैनिक का गुप्त हमला फेल हो गया था, उसने चिल्लाकर कहा, दोनों को फंसाओ, बिजली का ताला लगाओ। हाँ, अन्य 2 सैनिकों ने सिर हिलाया और फिर उनकी 2 मैकेनिकल आर्म्स ने इक्विपमेंट बदलना शुरू कर दिया और वंश और अर्जुन सिंह की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वे वंश और अर्जुन सिंह के पास पहुंचने वाले थे, अचानक दोनों सैनिकों के मैकेनिकल हाथों से 2 मेटल की जंजीरें निकलीं और उन्हें वंश और अर्जुन सिंह की ओर झुला दिया। जैसा कि एक्स वॉरियर से उम्मीद की जाती है, उनके पास कई तरह के चाले हैं। वंश ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, फिर एक तरफ हवा में उछलकर 2 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉकों से बच निकला। अर्जुन सिंह ने एक फॉरवर्ड सोमरसॉल्ट भी किया और साथ ही साथ 2 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉक से भी बच निकले। लैब में लगे चारों हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉक काम नहीं कर पाए और न ही इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा पाए। यक्लैप, उस भीषण ताकत ने उन मेटल के औजारों को चूर चूर कर दिया। सिजल सिजल सिजल, पावरफुल हाई वोल्टेज बिजली ने चूरा हुए मेटल को कोयले में बदल दिया। शिक्षाविद ललित और अन्य लोग जिन्होंने इस सीन को दूर से देखा, पूरी तरह से सन्न रह गए। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा भयानक हथियार डेवलप करेगा। अगर कोई साधारण सैनिक इनका सामना करे तो उसकी मौत पक्की है, शिक्षाविद ललित ने डर से बुदबुदाया। तो फिर शिक्षाविद ललित, तो क्या ट्रेनर अर्जुन और मिस्टर वंश खतरे में पड़ जाएंगे? एक शिक्षाविद ने मुश्किल से सांस लेते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शिक्षाविद ललित ने कड़वाहट से सिर हिलाया। हम केवल ट्रेनर अर्जुन और मिस्टर वंश के लिए दुआ कर सकते हैं। क्यों? सभी ने गहरी आह भरी। उनके दिलों में बेबसी का भाव उमड़ रहा था। अगर भारत भी इस तरह के हाईटेक हथियार बना पाता तो उसे इन बेशर्म अमेरिकियों से दबने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी समय जब वंश और अर्जुन सिंह 2 सैनिकों की हाई वोल्टेज वाली बिजली की जंजीरों से बच रहे थे, तभी तीसरे सैनिक ने 2 और हाई वोल्टेज वाली बिजली की जंजीरें फेंक दीं। वंश और अर्जुन सिंह अचानक से 2 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक तालों की चपेट में आ गए। इसके तुरंत बाद 2 हाई वोल्टेज वाले बिजली के ताले 2 उग्र अजगरों की तरह वंश और अर्जुन सिंह को कसकर बांध दिया। वंश और उसके साथी के हाथ पैर बंधे होने के कारण वे हमला करने में पूरी तरह असमर्थ थे। ट्रेनर अर्जुन, मिस्टर वंश, इस सीन को देखकर डीन ललित और अन्य लोग वंश और अर्जुन सिंह के लिए चिंतित होकर अपनी सांसें रोक बैठे। एक्स टीम के इन वॉरियर्स के इक्विपमेंट इतने कॉम्प्लेक्स और हाईटेक हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया।
जिस सैनिक ने वंश और अर्जुन को हाई वोल्टेज वाले बिजली के ताले से फंसा रखा था, वह मुस्कुराया और ठंडी आवाज में बोला, और फ्रैंकर एंड जेसन, तुम दोनों ने भी उन्हें फंसाने के लिए हाई वोल्टेज वाले बिजली के ताले का इस्तेमाल किया। चलो, इन दोनों को एक साथ नरक में भेज देते हैं। जी हाँ, इमेजर एल्विस। फ्रैंक और जेसन ने जवाब दिया और फिर दो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ताले फेंक दिए, जिससे वंश और अर्जुन सिंह वहीं फंस गए। करंट छोड़ दो, एक जोरदार चीख के साथ नीली बिजली की दो धाराएं तेजी से निकलीं और दो हाई वोल्टेज बिजली के तालों पर जा गिरीं। फ्रैंक और जेसन ने भी एक ही समय पर बिजली छोड़ी। सिजल सिजल, तेज बिजली का एक जोरदार झटका लगा, जिसके साथ कान फाड़ देने वाली कड़कने की आवाज भी आई। इस झटके से वंश और अर्जुन सिंह की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जिससे वे कांपने लगे और उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। आह, अर्जुन सिंह का शरीर वंश जितना पावरफुल नहीं था। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खुद का बचाव किया और कुछ बिजली के झटके को रोका, फिर भी तेज इलेक्ट्रिक शॉक से वह दर्द से चीख उठा। हा हा हा, बेवकूफ इंडियन मार्शल आर्टिस्ट, चाहे तुम्हारी पुरानी मार्शल आर्ट्स कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, हमारे हजारों या दसियों हजारों वोल्ट के हाई वोल्टेज को झेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने आखिरी पलों का मजा लो, क्योंकि जल्द ही तुम दोनों बिजली के झटके से जलकर राख हो जाओगे। जैसे ही एल्विस ने बोलना खत्म किया, उसने वंश की ओर मुड़कर देखा और पाया कि वंश पूरी तरह शांत था, मानो हाई वोल्टेज का उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। क्या हो रहा है तुम? क्या तुम सच में हाई वोल्टेज बिजली बर्दाश्त कर सकते हो? एल्विस, फ्रैंक और जेसन इतने सदमे में थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। यहां तक कि वह हाई वोल्टेज भी, जिसे आम मार्शल आर्टिस्ट झेलने में मुश्किल महसूस करते हैं, इस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वह कैसे मुमकिन है? यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए, वंश ने शांत भाव से कहा। उसकी गहरी आंखों में दो काली और लाल लपटें नाच रही थीं। वंश के चेहरे के भाव देखकर अर्जुन सिंह समझ गया कि यह इस बात का सिग्नल है कि बॉस अपना आपा खोने वाला है। अगले ही पल, रोर, वंश ने अजगर की दहाड़ जैसी दहाड़ मारी, जिससे पूरी अंडरग्राउंड लैब कांप उठी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, टेबल पर पड़े सभी टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जमीन पर गिर गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। यह एल्विस और उसके दोनों साथी अविश्वास से घूर रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दूर छिपे हुए शिक्षाविद ललित और अन्य लोग तो पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने शरीर में एक कंपकंपी महसूस हुई और पूरे लैब में दम घोटने वाला प्रेशर छा गया। तोड़ दो, एक जोरदार चीख के साथ वंश ने अपने दांत पीस लिए और अचानक अपनी बाहें चौड़ी कर ली। एक क्लिक 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 क्लिक, अब मेटल के चटकने की एक सीरीज सुनाई दी। तीनों सैनिकों के 6 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ताले जबरदस्ती तोड़ दिए गए। पलक झपकते ही बिजली गायब हो गई। एल्विस और उसके दोनों साथी कुछ कदम पीछे हट गए और वंश को इस तरह घूरने लगे मानो वह कोई देवता हो। हफ हफ, आखिरकार हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉक से आजाद होने के बाद अर्जुन सिंह ने हाँफते हुए सांस ली। उन्हें बिजली के झटके से कई जगह जलने की चोटें आईं और उनके शरीर से खून बह रहा था। अगर वंश ने हाई वोल्टेज स्टन गन को न हटाया होता, तो शायद थोड़ी देर बाद उसे बिजली का झटका लग जाता और उसकी मौत हो जाती। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? वंश ने अर्जुन सिंह की ओर देखा। हालांकि बिजली का झटका उसे मारने के लिए काफी नहीं था, लेकिन इससे उसके कपड़े फट गए और इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी स्किन लाल हो गई। बॉस, मैं ठीक हूं, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। ठीक है, चलो हम सब मिलकर उन्हें हराते हैं। हम जब वे बात कर रहे थे, तभी वंश और अर्जुन सिंह एक साथ एल्विस और उसके दो साथियों की ओर दौड़ पड़े। तुम इंसान नहीं हो, क्या तुम्हें भी मॉडिफाई किया गया है? एल्विस दहशत से पीछे हट गया। यह पहली बार था जब उसने किसी को हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक लॉक से आजाद होते और फिर भी जिंदा बचते देखा था। यह तो बहुत डरावना है। यह तो सरासर अमानवीय है। इंसानी शरीर में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। एक मॉडिफाइड बॉडी तो केवल मेटल के ढेर के समान है, जो पूरी तरह से कमजोर है। वंश गुस्से से दहाड़ा, फिर अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे एल्विस के सिर की ओर दे मारा। इसके बारे में सोचना भी मत। एल्विस ने तुरंत अपना मैकेनिकल हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। बैम! ये वंश की मुट्ठी ने एल्विस की बांह पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी मैकेनिकल बांह टूट गई। क्या? एल्विस सदमे से उबरते हुए हैरानी से हाँफने लगा। वंश ने एल्विस की बांह पकड़ ली और अचानक अपनी कमर और पेट से जोर लगाया। उठो! वंश चिल्लाया और कंधे के ऊपर से एक जोरदार वार किया, जिससे एल्विस का 1000 किलोग्राम से ज्यादा का शरीर जमीन पर पटक दिया गया।
फिर वंश ने आगे बढ़कर एल्विस के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। बैम! पहले ही मुक्के से एल्विस के सिर में गड्ढा हो गया। बैंग 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 बैंग! फिर कई और घूंसे पड़े जिससे एल्विस का सिर बुरी तरह फट गया। मेजर एल्विस! हालात को ठीक न देखकर बाकी दोनों सैनिकों ने जल्दी से अपने शरीर पर लगे सभी लॉन्ग रेंज अटैक डिवाइसेस को एक्टिवेट कर दिया। अपने बाएं हाथ में लेजर बीम और दाएं हाथ में टॉर्च मैग्नेटिक कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक ही समय में वंश पर दाग दिया। वूश! अम्बैंग बैंग! लेकिन वंश ने पलक झपकते ही रफ्तार बढ़ा दी। पलक झपकते ही वंश की स्पीड अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई। इतनी तेज कि फ्रैंक और जेसन दोनों वॉरियर्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाए। हमला फेल रहा। अधमाका! उल्टा फ्रैंक और जेसन ने एल्विस के शरीर को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर वंश फ्रैंक के पास आया। मरो! वंश ने ठंडी चीख मारी और फ्रैंक की डरी हुई निगाहों के नीचे एक मुक्का मार दिया। अबूम! फ्रैंक का सिर, जो उसके हेलमेट से पूरी तरह ढका हुआ था, पलक झपकते ही तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया। फ्रैंक! अपने एक और साथी को मरते देख जेसन चीख उठा। उसका इरादा था कि जब वंश का ध्यान कहीं और हो तो वह मैकेनिकल आर्म को उठाकर हमला कर दे। अचानक उसे अपने पीछे से मौत का एक डरावना एहसास हुआ। उसने नेचुरली पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक हाथ अजगर के पंजे की तरह उसकी ओर झूलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, उसे एक चटकने की आवाज सुनाई दी। उस बेहद मजबूत हेलमेट को 5 उंगलियों ने भेद दिया और फिर बिना किसी कमी के पूरी ताकत से उसने उसकी खोपड़ी को भेद दिया। जेसन चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अर्जुन सिंह ने अपने हाथों से खून झाड़ा, एक गहरी सांस ली और कहा, ये एक्स टीम के वॉरियर्स वाकई बहुत मुसीबत खड़ी करते हैं। बेशक, नहीं तो वे डेल्टा फोर्स में बेस्ड कैसे बन पाते? वंश ने जवाब दिया, फिर जल्दी से शिक्षाविद ललित और अन्य लोगों की ओर दौड़ते हुए पूछा, शिक्षाविद ललित, उस गेस्ट हाउस में ऊपर जाने वाली लिफ्ट के अलावा और कौन सा एग्जिट है? बॉस, हम सीधे डेरेक और बाकी लोगों की दिशा में क्यों नहीं चले जाते? हमें दूसरे रास्तों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? अर्जुन सिंह ने हैरानी से पूछा, वह डेरेक नाम का आदमी बाहर निकलते ही रास्ते को जरूर तोड़ देगा, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वंश ने जवाब दिया। ओह, मैं समझा। अर्जुन सिंह को अचानक एहसास हुआ और उसने सिर हिलाया। उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। शिक्षाविद ललित ने बात समझकर सिर हिलाया और कहा, मिस्टर वंश, हमारे पास बाहर निकलने का एक और रास्ता है। आगे वाले रास्ते पर 1 किलोमीटर चले, फिर दाईं ओर मुड़े और लिफ्ट तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलें। वह लिफ्ट सीधे आइलैंड पर स्थित एक सुविशाल स्टोर तक जाती है। ठीक है, मैं समझ गया। वंश ने सिर हिलाया, फिर अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन, चलो चले। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से वंश के पीछे लैब से बाहर निकलकर आगे के रास्ते की ओर चल पड़ा। इस वक्त समुद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित आइलैंड पर एक गेस्ट हाउस के दरवाजे को सील कर दिया गया था। चूंकि यह गेस्ट हाउस फिलहाल बंद है, इसलिए अंदर पूरी तरह से अंधेरा है। हालांकि गेस्ट हाउस के एक कमरे में लिफ्ट की लाइट जल रही थी। लिफ्ट की स्क्रीन पर नंबर्स अभी भी बदल रहे थे। हालांकि यह नंबर ऊंचाई दर्शाता है, मंजिलों की संख्या नहीं। 10 9 8 7 6 जब नंबर हो जाता है। इटिंग! लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। हीट रेसिस्टेंट सूट पहने हुए डेरेक फरहान को लिफ्ट से बाहर ले गया। हालांकि गेस्ट हाउस में घोर अंधेरा था, लेकिन डेरेक के हेलमेट पर लगे स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक चश्मे की मदद से वह अंदर सब कुछ साफ देख पा रहा था। डेरेक फरहान को दरवाजे तक ले गया, दरवाजे को लात मारकर खोला और फिर पागलों की तरह समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। प्रोफेसर फरहान, हम जल्द ही यहां से भाग निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी हमारे देश की सेवा करते रहेंगे। चिंता मत करो, हमारा देश प्रोफेसर फरहान जैसे टैलेंटेड लोगों को निराश नहीं करेगा, डेरेक ने भागते हुए कहा। कर्नल डेरेक, बेफिक्र रहें। मैं अपना सारा ज्ञान यूनाइटेड स्टेट्स को डेडिकेट कर दूंगा, फरहान ने गंभीरता से कहा। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे प्रोफेसर फरहान जैसे इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। भारत के वो बूढ़े लोग हकीकत से बिल्कुल कटे हुए हैं, डेरेक ने जोर से हंसते हुए कहा। जैसे ही वे दौड़ रहे थे और समुद्र के पास पहुंचने ही वाले थे, डेरेक और फरहान ने अचानक आगे के एरिया की रखवाली कर रहे सैनिकों के एक छोटे दस्ते को देखा। धिक्कार है, लगता है इंडियन सोल्जर्स ने पूरे आइलैंड को घेर लिया है। अगर हम जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो शायद सारे इंडियन सोल्जर्स यहां आ जाएंगे, डेरेक ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। अब हम क्या करें? फरहान ने चिंता से पूछा।
प्रोफेसर फरहान, क्या आप यहाँ के शिक्षाविद नहीं हैं? ये सैनिक आपको रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? डेरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगर वे हमें जाने से मना कर देते हैं, तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, फरहान ने कहा। डेरेक ने सिर हिलाया और कहा, अगर उन्होंने हमें रोकने की हिम्मत की, तो मैं उन सबको मार डालूंगा और फिर भाग जाऊंगा। संक्षेप में, हम यहां देर नहीं कर सकते। फरहान ने सिर हिलाया, फिर डिब्बे को कसकर गले लगाया और डेरेक के साथ आगे बढ़ गया। रुको, वहां कौन है? इसी पल लगभग 1 दर्जन सैनिकों ने भी फरहान और डेरेक को देखा और उन सभी ने अपनी राइफलें उठाई और उन पर निशाना साधा। तुम ये क्या कर रहे हो? अपने हथियार नीचे रखो। मैं इसी आइलैंड का शिक्षाविद फरहान हूं। फरहान सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़ा। अकादमिकियन फरहान, आप यहां क्यों आए हैं? लीडिंग सैनिकों में से एक ने फरहान को पहचान लिया और फिर हाथ हिलाकर सभी को अपनी बंदूकें नीचे रखने का इशारा दिया। फरहान ने अपने हाथ में पकड़े काले ब्रीफकेस पर थपथपाते हुए कहा, दुश्मन सेना आज रात आइलैंड में घुस आई है। मुझे कमांडर से मेन डेटा निकालने का ऑर्डर मिला है। शिक्षाविद फरहान, हमें आपके आइलैंड छोड़ने की कोई सूचना क्यों नहीं मिली? लीडिंग सैनिक ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? फरहान ने घमंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, इस वक्त आइलैंड पर हर कोई आग बुझाने और लोगों को बचाने में बिजी है। नोटिस जारी करने का टाइम नहीं है। तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम डेटा पहुंचाने में देरी करते हो और वह दुश्मन के हाथ लग जाता है, तो क्या तुम इसका इल्जाम झेल पाओगे? लीडिंग सैनिक ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, शिक्षाविद फरहान, कृपया हमारे काम को समझें। कृपया कुछ सेकंड इंतजार करें। मैं अभी अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म दूंगा। बोलते बोलते सैनिक ने अपनी जेब से एक सैटेलाइट फोन निकाला। फरहान बेहद गुस्से में था। फिर उसने डेरेक को सिर हिलाकर इशारा किया और उसके पीछे छिप गया। डेरेक तुरंत समझ गया। उसने चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर 2 लेजर किरणें छोड़ी। इवहूश, लीडिंग सैनिक ने अभी अभी फोन किया ही था और उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला था कि एक लेजर किरण उसकी खोपड़ी को भेद गई। दुश्मन, यह दुश्मन है। जवाबी हमला। यह देखकर अन्य सैनिकों ने तुरंत अपनी राइफलें उठाईं और डेरेक पर गोली चला दी। हालांकि डेरेक का कवच बुलेट प्रूफ था। गोलियां उससे टकराईं, लेकिन सिर्फ एक हल्की सी आवाज के अलावा वे डेरेक को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। यह सभी सैनिक सन्न रह गए। ऐसा लग रहा था कि वे यह समझने में असमर्थ थे कि इस व्यक्ति के शरीर को गोलियां क्यों नहीं भेद पा रही थीं। हे, तुम बेवकूफ इंडियन सोल्जर्स, बस मर जाओ। डेरेक ने शरारती मुस्कान बिखेरी और उसकी दोनों मैकेनिकल आर्म्स पर मौजूद लेजर किरणें पूरे एरिया में फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह 2 लंबी तलवारें चला रहा हो और सभी सैनिकों पर वार कर रहा हो। पफ 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 आह! दर्द भरी चीखों की एक सीरीज गूंज उठी। पल भर में ही लगभग 1 दर्जन सैनिक मारे गए। कुछ की खोपड़ी छेदी गई, कुछ के दिल छेदे गए और कुछ के गले। संक्षेप में कहें तो उन सभी को एक ही वार में मार डाला गया। डेरेक के लिए लगभग 1 दर्जन इंडियन सोल्जर्स को मारना कुछ मुर्गियों और कुत्तों को मारने से अलग नहीं था। उसने जमीन पर मरे पड़े सैनिकों पर उदासीनता से नजर डाली, फिर फरहान से कहा, प्रोफेसर फरहान, चलिए चलते हैं। अच्छा। फरहान ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, फिर जल्दी से डेरेक के पीछे पीछे समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी ओर, यह समुद्री इलाके से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कन्वीनियंस स्टोर है। वंश और अर्जुन सिंह ने दूर से चीखने की आवाज सुनी और तुरंत बाहर भागे। वो दोनों लड़के वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, चलो उनके पीछे चलते हैं। हाँ बॉस। अर्जुन सिंह ने तेजी से सिर हिलाया और वंश के साथ उस दिशा में पागलों की तरह दौड़ पड़ा। हालांकि जब वंश और अर्जुन सिंह वहां पहुंचे तो उन्हें डेरेक और फरहान नहीं दिखे। जमीन पर मरे पड़े सैनिकों को देखकर अर्जुन सिंह की आंखें लाल हो गईं। उसने मुट्ठी भींच ली और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अमानवीय कमीने, ये मरने के लायक ही हैं। वंश ने भी माथे पर शिकन डाली। वह कुछ नहीं कर सकता था। एक्स टीम के इक्विपमेंट बहुत एडवांस्ड थे और ये साधारण सैनिक उनके हमलों का सामना नहीं कर सकते थे। तभी कई मिलिट्री गाड़ियां गरजते हुए अंदर आ गईं। गाड़ी रुकते ही सैनिक उससे कूद गए। जब उन्होंने जमीन पर पड़े लगभग 1 दर्जन शवों को देखा तो सभी लोग सन्न रह गए। यह किसने किया? एक कमांडर गुस्से से दहाड़ा, चाचा दुबे, यह अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने किया था, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। कमांडर चाचा दुबे ने ऊपर देखा और वंश और अर्जुन सिंह को देखा। महारक्षक, ट्रेनर अर्जुन, आप यहां क्या कर रहे हैं? चाचा दुबे ने पूछा। अभी अभी
मेरे बॉस और मैंने लैब में डेल्टा फोर्स के साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी और कई डेल्टा फोर्स सैनिकों को मार गिराया, लेकिन गद्दार फरहान और उनका एक लीडर भाग निकले। इसलिए मेरे बॉस और मैंने उनका पीछा करते हुए यहां तक आए। अर्जुन सिंह ने कहा, क्या अमेरिकन डेल्टा फोर्स? शिक्षाविद फरहान गद्दार है। जानकारी इतनी ज्यादा थी कि चाचा दुबे उसे एक बार में पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन हर जानकारी ने उन्हें चौंका दिया। हाँ, आज रात की यह सारी घटना फरहान द्वारा डेल्टा फोर्स के साथ मिलीभगत से रची गई थी। अर्जुन सिंह ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, आप किसी इंसान का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फरहान गद्दार होगा, चाचा दुबे ने गुस्से से कहा। उसके बोलते ही दूर समुद्र से एक इंजन की गर्जना सुनाई दी। जैसे ही सबने ऊपर देखा, उन्हें दूर से दो लोग एक स्पीडबोट पर सवार होकर तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। वे वहां हैं। अर्जुन, चलो उनका पीछा करते हैं, वंश ने एक वाक्य कहा और फिर उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर स्पीडबोट गई थी। चाचा दुबे, तुरंत नेवी बेड़े को इन्फॉर्म करें और उनसे डेल्टा फोर्स के लोगों की पूरी तरह से तलाशी करवाएं। अगर तुम्हें ये लोग मिले तो बिना रिपोर्ट किए ही उन्हें मार डालो। अर्जुन सिंह ने चाचा दुबे से कुछ कहा और फिर तेजी से उसके पीछे भागा। चाचा दुबे को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन उठाया और इन्फॉर्मेशन भेजना शुरू कर दिया। इस वक्त वंश ने अपनी रफ्तार को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया, मानो वह उड़ रहा हो। अर्जुन सिंह ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन्हें डेरेक और फरहान को पकड़ना ही होगा, वे उन्हें डेटा ले जाने नहीं दे सकते। कुछ ही देर में वंश बीच पर पहुंचा, एक नौका देखी, उस पर सवार हो गया और उसे चालू कर दिया। वह मुड़ा और अर्जुन सिंह को चिल्लाकर बोला, अर्जुन, जल्दी से ऊपर कूदो। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया, फिर तेजी से आगे बढ़ा, अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए हवा में छलांग लगाई और स्पीडबोट पर कूद गया। जैसे ही अर्जुन सिंह स्पीडबोट पर कूदा, वंश ने स्पीडबोट चालू की और समुद्र की गहराई की ओर चल पड़ा। वंश ने तुरंत स्पीडबोट की स्पीड को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दिया और इंजन की गर्जना इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। लहरें टकराती और उमड़ती हुई समुद्र की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। बॉस, क्या डेरेक और फरहान स्पीडबोट से यहां से भागना चाहते हैं? नेवी ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। भला वे स्पीडबोट में कैसे भाग सकते हैं? अर्जुन सिंह ने पूछा। चूंकि वे किसी की नजरों में आए बिना आइलैंड पर चुपके से एंटर करने में कामयाब रहे, साथ ही फरहान का सपोर्ट भी था, इसलिए वे सबमरीन या इसी तरह के किसी साधन से आए होंगे, वंश ने जवाब दिया। कोई हैरानी की बात नहीं। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया, फिर चौंक कर बोला, बॉस, लगता है हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। अगर वे सबमरीन में सवार होकर गहरे समुद्र में गोता लगाने तक इंतजार करते हैं, तो हमारे लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वंश ने जवाब में गुनगुनाया और कुछ नहीं कहा। अर्जुन सिंह जिस बात को लेकर चिंतित था, नेचुरली वही बात उसे भी परेशान कर रही थी। हालांकि इस वक्त उसके पास पिछड़ने की भरपाई करने के लिए अपना बेस्ट देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वंश इस मामले को लेकर एक खास वजह से चिंतित थी। इंद्र डेटाबेस में मौजूद डेटा भारत का सीक्रेट रिसर्च डेटा था और नेचुरली यह अन्य देशों के हाथों में नहीं पड़ सकता था। दूसरे, चूंकि ड्रैगन लॉर्ड ने उसे मनचाही जानकारी देने के लिए इतनी आसानी से सहमति दे दी थी और अब जब वह जानकारी चोरी हो गई थी, तो उसने महसूस किया कि उसे मदद करनी ही होगी। स्पीडबोट समुद्र में तेजी से आगे बढ़ी और लगभग 20 मिनट बाद, इसके बाद वंश और अर्जुन सिंह ने 1 किलोमीटर आगे एक और स्पीडबोट को तेजी से गुजरते हुए देखा। बॉस, हम उनके पास पहुंच गए, वे वहां हैं। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, अर्जुन सिंह एक्साइटेड हो गया। अब जब हमने उन्हें पकड़ लिया है, तो हम उन्हें किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकते। वंश का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तेजी से गाड़ी चलाई, बेताब होकर उसका पीछा करने की कोशिश की। इस वक्त आगे वाली स्पीड बोट पर फरहान ने पीछे मुड़कर देखा, डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर चिल्लाया, कर्नल डेरेक, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। डेरेक ने पीछे मुड़कर देखा और गहरी आवाज में कहा, प्रोफेसर फरहान, घबराइए मत, हम जल्द ही अपने लोगों से मिल पाएंगे। हम, फरहान ने कौंपते हुए सिर हिलाया। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि एक देशद्रोही के रूप में उनके कारनामे कितने घटिया थे। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी मौत बहुत भयानक होगी। कुछ पलों के लिए दोनों स्पीडबोट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए समुद्र पर एक के बाद एक तेजी से आगे बढ़ती रहीं। लगभग आधे घंटे और ड्राइव करने के बाद
कुछ 100 मीटर आगे समुद्र पर एक छोटी सबमरीन तैरती हुई दिखाई दी। 5 डेल्टा फोर्स सैनिक वहां डेरेक और फरहान का इंतजार कर रहे थे। कर्नल डेरेक। सबमरीन पर मौजूद सभी सैनिकों ने डेरेक और फरहान को देखा और उनके चेहरे हैरानी से चमक उठे। डेरेक अपनी स्पीडबोट से तुरंत सबमरीन के पास पहुंच गया। डेरेक ने फरहान को अपनी पीठ पर उठाया और आसानी से स्पीडबोट से सबमरीन में कूद गया। सभी 5 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। कर्नल डेरेक, क्या आपको जानकारी मिल गई? अफलोसाइन ने पूछा, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही डेरेक से बात की थी। चिंता मत करो सब लोग, मेरे पास सारी जानकारी है। यह मेरे बक्से में है, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बाहों में रखे बॉक्स पर थपथपाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आखिरकार हमें डेटा मिल गया। हमारा मिशन आखिरकार पूरा हो गया, फ्लोसा ने जोर से हंसते हुए कहा। फ्लोसा, क्या ग्रुप 1 और 2 पीछे हट गए हैं? डेरेक ने पूछा। फ्लोसा की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, कर्नल डेरेक, ग्रुप 1 और 2 के म्बैरों और मिकट से हमारा कांटेक्ट टूट गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी सबमरीन को इंडियन नेवी ने पहले ही डुबो दिया हो। डेरेक ने धीरे से आह भरी और कहा, दुखी मत होइए सब लोग, जब तक हमें डेटा मिल जाता है बैरो और बाकी लोगों का बलिदान सार्थक हो जाएगा। हमारा देश और लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। सभी ने सिर हिलाया। डेरेक, लगता है वे हमारा पीछा कर रहे हैं, मुझे उन्हें निपटाने दो, फ्लोसा ने ठंडे लहजे में कहा और दूर तक देखती रही। उस स्पीडबोट पर सवार वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट बहुत ताकतवर हैं। हमें यहां उनके साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो जितनी जल्दी हो सके सबमरीन में चलते हैं। डेरेक ने कुछ कहा, फिर हैच खोला और अंदर चला गया। फरहान, फ्लोसा और अन्य लोग वहां नहीं रुके और उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। केबिन का दरवाजा बंद होने से पहले ही वंश एक स्पीड बोट में वहां पहुंच चुका था। धिक्कार है, वे केबिन में घुस गए हैं। हम उन्हें किसी भी कीमत पर समुद्र की गहराई में डूबने नहीं दे सकते। वंश जोर से चिल्लाया। फिर उसने अपने पैरों को स्पीड बोट पर जोर से पटका, जिससे अधमाकान की आवाज आई। स्पीड बोट अचानक कुछ इंच नीचे डूब गई। जोरदार झटके के साथ वंश का शरीर हवा में एक परवलयिक आकृति बनाते हुए सबमरीन पर सही सलामत उतरा। फिर वंश ने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी सारी मसल्स की ताकत और इनर एनर्जी को पीक लेवल तक जुटाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबमरीन पर हमला कर दिया। एम्बेम, एक घूंसा मारा गया, जिससे एक जोरदार आवाज निकली। हालांकि सबमरीन का ढांचा हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है। वंश की मुट्ठियां कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, उनका इस पर कोई असर नहीं होगा। मुट्ठियों से सबमरीन को चकनाचूर कर देना, सचमुच। यह देखकर अरंजुन सिंह वंश के कारनामों से दंग रह गया। हालांकि वंश के विचार में सबमरीन सिर्फ स्टील की प्लेटों से बनी होती है। चाहे वह कितनी भी मजबूत और कठोर क्यों न हो, उसमें दरार पड़ सकती है। इसलिए जब एक मुक्का काफी नहीं था, तो वंश ने लगातार मुक्के बरसाए और सबमरीन के ऊपरी हिस्से को बेरहमी से तोड़ना शुरू किया। एम्बैंग बैंग, एम्बैंग बैंग बैंग, धीमी धीमी गड़गड़ाहट की एक सीरीज सुनाई दी। वंश को दर्द और थकान का कोई एहसास नहीं था। संक्षेप में, वह बस चीजों को तोड़ता ही रहा। इस वक्त सबमरीन के केबिन के अंदर डेरेक और बाकी लोगों ने शैंपेन की एक बोतल खोली और उन सभी के लिए एक एक गिलास डाला। उन्होंने अपना गिलास उठाया और जोर से कहा, आइए हम सब मिलकर अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने गिलास उठाएं। उनका बलिदान सार्थक हुआ, हमें जानकारी मिल गई। अमेरिका अमर रहे, अमेरिका जिंदाबाद। बाकी लोग भी एक साथ चिल्लाए। फिर सभी ने गिलास आपस में टकराए और एक ही घूंट में अपना ड्रिंक पी लिया। कर्नल डेरेक, लगता है ऊपर कोई बेवकूफ सबमरीन को तोड़ रहा है, फ्लोसा ने मुस्कुराते हुए कहा। इंडियन लोग सचमुच बेवकूफ हैं, हमारी सबमरीन को मुक्कों से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो मजाक है, एक अन्य सैनिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। छी, क्या उसे लगता है कि वह सुपरमैन है? एक अन्य सैनिक ने ताना मारा। डेरेक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वंश की फाइटिंग एबिलिटी के बारे में सोचते ही उसके दिल में थोड़ी सी चिंता घर कर गई। उन्हें तो यह भी लगा कि अगर बच्चा इसे तोड़ता रहा तो सबमरीन का ढांचा सचमुच टूट सकता है। यह सोचकर डेरेक ने झट से कहा, जल्दी करो और देर मत करो। फ्लोसा, सबमरीन को तुरंत डुबो दो, हम ऊपर बैठे उस बच्चे को नीचे गिरने नहीं दे सकते। सच में, कर्नल डेरेक, क्या आपको सच में लगता है कि वह आदमी हमारी सबमरीन को नष्ट कर सकता है? फ्लोसा ने कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहा, उस आदमी को कम मत समझो, उस आदमी ने हमारे कई सैनिकों को मार डाला था। डेरेक ने ठंडे स्वर में कहा। डेरेक की बातें सुनकर वहां मौजूद 5 सैनिकों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए।
मानो उन्हें इस बात पर विश्वास ही न हो रहा हो। वे घमंडी डेल्टा एक्स फोर्स वॉरियर्स हैं। भला एक साधारण इंडियन मार्शल आर्टिस्ट उनके वॉरियर्स को कैसे मार सकता है? इसलिए दुनिया की एक सुपर पावर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों में हमेशा से ही अंधविश्वास और सुपीरियरिटी की भावना रही है। फ्लोसा, वहां खड़े रहना बंद करो, कंट्रोल पैनल तक जाओ और सबमरीन को डुबो दो। डेरेक चिल्लाया। ठीक है, कृपया गुस्सा मत होइए। मैं अभी कंट्रोल पैनल पर जाता हूं। फ्लोसा ने कंधे उचकाए और कंट्रोल पैनल की ओर चला गया। कुछ ही मिनट बीते थे। तेज हवा की आवाजें गूंज उठी और सबमरीन डूबने लगी। सबमरीन का ऊपरी हिस्सा, वंश अभी भी सबमरीन के पतवार को तोड़ रहा था। हालांकि सबमरीन के डूबने के साथ ही वंश का शरीर तुरंत समुद्र के पानी में डूब गया। बॉस, नीचे आओ, तोड़फोड़ बंद करो, सबमरीन डूबने लगी है। यह देखकर अर्जुन सिंह तुरंत चिंतित हो गया। लेकिन वंश ने मानो सुना ही नहीं। उसका बायां हाथ सबमरीन के ऊपरी हिस्से पर एक जगह को मजबूती से पकड़े हुए था, जबकि उसकी दाहिनी मुट्ठी सबमरीन पर लगातार प्रहार कर रही थी। लगभग 10 सेकंड बाद पूरी सबमरीन डूबने लगी और वंश भी उसके साथ डूब गया, पूरी तरह से समुद्री पानी में समा गया। हालांकि जिस पल सबमरीन डूबी, वंश ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और कछुआ सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल किया। इसलिए समुद्र में एंटर करने के बाद भी वंश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सबमरीन लगातार डूबती जा रही है। पलक झपकते ही यह 10 मीटर नीचे डूब गया। इसके तुरंत बाद 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, 50 मीटर्स, जैसे जैसे सबमरीन गहराई में डूबती गई, पानी का प्रेशर बढ़ता गया। हालांकि वंश का शरीर थोड़े समय के लिए पानी के प्रेशर को झेल सकता था, लेकिन अगर वह डूबता रहा तो वह पक्का टिक नहीं पाएगा। इसलिए वंश ने मुक्कों की रफ्तार बढ़ा दी। हर एक भीषण हमले से सबमरीन के बाहरी आवरण को भारी नुकसान पहुंचता था। बैंग 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 बैंग। आखिरकार वंश के अनगिनत हमलों के बाद सबमरीन के हल में एक दरार दिखाई दी। 1000 मील लंबा बांध चींटी के बिल से टूट सकता है। इस एक दरार ने बाहरी समुद्री पानी के प्रेशर को सबमरीन पर कहर बरपाने का मौका दे दिया। कुछ ही सेकंड बाद समुद्र का पानी वापस ऊपर आने लगा और सबमरीन के केबिन में भरने लगा। सबमरीन के केबिन के अंदर जब डेरेक और बाकी लोगों ने समुद्र का पानी तेजी से अंदर आते देखा, तो वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वंश सचमुच सबमरीन के हल को तोड़कर अंदर घुस जाएगा। जल्दी करो, हेलमेट पहनो, हैच खोलो, बाहर निकलो। डेरेक ने तुरंत ऑर्डर जारी कर दिया। पलक झपकते ही सबने जल्दी से अपने हेलमेट पहन लिए। कर्नल डेरेक, और मेरा क्या होगा? फरहान पूरी तरह से सन्न रह गया। प्रोफेसर फरहान, यह कवच और हेलमेट पहनिए और हमारे साथ आइए। इस कवच में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम और लिफ्टिंग डिवाइस लगा हुआ है। उस बदमाश का काम तमाम करने के बाद हम आपको यहां से सुरक्षित निकाल लेंगे। जब वह बोल रहा था, डेरेक ने अलमारी से कवच और हेलमेट का एक सेट निकाला और उन्हें फरहान को सौंप दिया। फरहान ने बार बार सिर हिलाया, फिर जल्दी से अपना कवच और हेलमेट पहन लिया। उन्हें पहले से ही इस कवच की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी थी, इसलिए वे इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। फिर दरवाज़ा खुला और डेरेक, फ्लोसा, फरहान और बाकी तीनों आदमी बाहर आ गए। उनके जूते स्पेशल डिवाइसेस से लैस हैं, जो उन्हें समुद्र में भी आज़ादी से चलने की अनुमति देते हैं, जहां पानी का प्रेशर उन पर कोई असर नहीं डालता है। बेशक अभी यह ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए समुद्र के पानी का प्रेशर वंश को प्रभावित नहीं करता है। जैसे ही डेरेक और उसके 6 साथी बाहर निकले, वे सभी वंश की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि वे समुद्र में अपनी हाई टेम्परेचर वाली लेजर किरणों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए वे शुरू से ही आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। पलक झपकते ही 6 लोगों ने वंश को घेर लिया। जहां तक फरहान की बात है, वह काफी दूर एक तरफ खड़ा रहा। हेलमेट के अंदर छिपी डेरेक की आंखें वंश को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं और उसने मशीनी लहजे में ताना मारते हुए कहा, बच्चे, तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन यह सिर्फ जमीन पर ही काम आता है। आजकल समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और समुद्री पानी की वजह से आपकी हरकतों में भी रुकावट आती है, लेकिन हमारे पास यह कवच है। इसलिए हम समुद्र में भी आज़ादी से घूम सकते हैं और हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आज तुम्हारी मौत पक्की है। डेरेक की बातें सुनकर वंश कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे बदमाश, मरने से पहले हम पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। डेरेक तुरंत आग बबूला हो गया। उसने हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, उसे मार डालो, ऑर्डर पर। बाकी 5 लोगों ने अपने बूटों में लगे
प्रोपल्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके वंश के सामने तुरंत टेलीपोर्ट किया और फिर हमला कर दिया। एक सैनिक ने अपनी लोहे की मुट्ठी घुमाई और उसे वंश के सिर की ओर जोरदार प्रहार किया। बैम! एंड इस मुक्के का वजन हजारों पाउंड था और कवच के स्पेशल नेचर के कारण समुद्र में भी इस मुक्के की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। मुक्का आते देख वंश की फुर्ती जरा भी कम नहीं हुई। उसने बस उसे चकमा दे दिया। यह कैसे मुमकिन है? समुद्री पानी में भी तुम्हारी मूवमेंट्स पर कोई असर कैसे नहीं पड़ा? सिपाही ने वंश को हैरानी भरे भाव से देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। जैसे ही वंश ने मुक्के से खुद को बचाया, उसके पीछे खड़े एक सैनिक ने भी अपनी मुट्ठी कसी और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। लेकिन वंश की मानो पीठ के पीछे भी आंखें हों। उसने अचानक अपना शरीर घुमाया और पीछे खड़े सैनिक को दोनों पैरों से लात मार दी। बैम! एक गहरी, दबी हुई आवाज सुनाई दी। उसके पीछे खड़े सिपाही को वंश ने लात मारकर दूर कर दिया। जबरदस्त झटके के बल से वंश ने अपने सामने खड़े एक सैनिक पर झपट्टा मारा। सिपाही के मुक्के से बचने के बाद वंश ने अपने पैरों को सिपाही की कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया और दोनों हाथों से उसके धातु के हेलमेट को पकड़ लिया। फिर ठीक उसी तरह जैसे किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ते समय उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दोनों हाथों से जोर से खींचा। वंश ने अपने दांत भींचे और उसकी बाहों की मसल्स नॉर्मल साइज से दोगुनी बड़ी हो गईं। सैनिक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके कवच पर लाल रंग की डेंजर वार्निंग दिखाई दी थी। तुम क्या करने वाले हो? सिपाही की चीख के साथ ही वंश की पूरी ताकत उमड़ पड़ी और एक जोरदार धमाके के साथ उसने सिपाही का मेटल हेलमेट फाड़ दिया। एक गोरे व्यक्ति का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उस पर भयानक डर के भाव झलक रहे थे। वंश की पागलपन भरी हरकतों को देखकर वह इतना हैरान हो गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। समुद्र का पानी उसके मुंह में घुस गया, जिससे उसका दम घुटने लगा। डरकर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और ऊपर की ओर तैरने की पूरी कोशिश की। उसे कछुए की तरह सांस लेने की कला नहीं आती। अगर वह पानी में ज्यादा देर तक रहा तो पक्का डूब जाएगा। लेकिन वंश ने अपने होंठ सिकोड़े, अपने बाएं हाथ से उसकी बांह पकड़ी और उसे नीचे खींच लिया। फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी भींचकर उसके सिर पर जोर से वार किया। एक जोरदार अंधड़ामण की आवाज के साथ सैनिक का सिर, जो हेलमेट से सुरक्षित नहीं था, वंश के मुक्के से चकनाचूर हो गया। पलक झपकते ही वंश ने एक सैनिक को मार डाला। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि इस सैनिक के मारे जाने से पहले अन्य सैनिकों को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। इस पल वहां मौजूद अन्य सैनिकों को आखिरकार डेरेक की कही बात पर यकीन हो गया। मेरे साथियों को सचमुच इस बच्चे ने मार डाला होता। यह बच्चा अजीब है। सब लोग इस पर हमला करो, इसे मार डालो, इसे अभी मार डालो। डेरेक ने पागलों की तरह दहाड़ मारी और फिर अन्य 4 वॉरियर्स के साथ वंश पर हमला कर दिया। इम बूम 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 बूम। उसी समय भयानक ताकत से लैस 5 विशाल लोहे के मुक्के वंश के सिर की ओर टूट पड़े। समुद्र के पानी का प्रेशर उनकी मुट्ठियों के सामने कुछ भी नहीं था। वहां बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं थी। अगर इसकी चोट आप पर पड़े तो यह न केवल किसी इंसान का सिर चकनाचूर कर सकता है, बल्कि सबसे कठोर हीरे को भी चकनाचूर कर सकता है। वंश ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन घमंड दिखाने के बजाय उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। बैम! 5 मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे पानी में एक टॉर्पीडो के विस्फोट जैसी आवाज पैदा हुई। भयंकर शॉकवेव्स की एक सीरीज के कारण समुद्र का पानी उफान पर आ गया और चारों दिशाओं में बिखर गया। तभी वंश ने पीछे की ओर पलटी मारी, दोनों हाथों से एक सैनिक की कमर पकड़ ली और फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सैनिक को आगे की ओर फेंक दिया। इंक्रश! एक जोरदार धमाके के साथ एक सैनिक दूसरे सैनिक से टकरा गया, जिससे दोनों को चक्कर आने लगा और वे दिशाहीन हो गए। फिर वंश ने दोनों पैरों से जोरदार लात मारी और अहूश की आवाज के साथ वह एक अजगर की तरह तेजी से उन 2 सन्न रह गए सैनिकों की ओर उड़ गया। दोनों सैनिकों के पास पहुंचते ही वंश ने हाथ बढ़ाकर उनकी गर्दनें पकड़ ली और फिर अपनी पूरी ताकत से उनके सिर आपस में टकरा दिए। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों सैनिकों के मेटल हेलमेट तुरंत डैमेज हो गए। पहले से ही चक्कर महसूस कर रहे दोनों लोग टक्कर के बाद और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। एक भीषण टक्कर के बाद वंश ने उसी पैंतरे को दोहराया। दोनों सैनिकों की गर्दन पकड़कर उन्हें बार बार धक्का दिया। बैम! क्लैंग क्लैंग! इन धमाकों की एक सीरीज गूंज उठी। कुछ ही पलों बाद एक चटकने की आवाज सुनाई दी और दोनों सैनिकों के मेटल हेलमेट एक ही समय में चकनाचूर हो गए, जिससे 2 चेहरे सामने आए, एक काला और एक सफेद। हेलमेट की सुरक्षा के बिना और ऑक्सीजन की कमी के कारण
वे ऊपर की ओर तैरने की कोशिश में अपने हाथों और पैरों को पागलों की तरह पटक रहे था। हालांकि वंश ने अपने हाथों से उनकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वे हिल नहीं पा रहे थे। इगलग लग लग। जब भी वे संघर्ष करते, समुद्र का पानी उनके मुंह में भर जाता, जिससे उन्हें असहनीय दर्द और घुटन का एहसास होता। दोनों सैनिक लगभग टूट चुके थे। उन्हें इससे पहले कभी इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा गया था। इसी पल डेरेक ने देखा कि उसके 2 सबॉर्डिनेट्स के हेलमेट नष्ट हो गए थे और उसने तुरंत अन्य 2 सैनिकों को वंश की ओर ले गया। चे मर जा। डेरेक और उसके दोनों साथियों ने एक साथ वंश पर अपने लोहे के मुक्कों से हमला कर दिया। बूम बूम बूम। वे वंश का सिर एक ही मुक्के से फोड़ने वाले थे। हालांकि वंश को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही डेरेक और बाकी 2 आदमियों के मुक्के नीचे गिरे, वंश ने दोनों सैनिकों की गर्दन पकड़ ली, उन्हें घुमाया और उन्हें भी अपने सामने खींच लिया, और ये दोनों बेहतरीन ह्यूमन शील्ड बन गए। बूम। 2 धमाके हुए। डेरेक और उसके 2 साथियों के मुक्कों ने दोनों वॉरियर्स के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वंश ने अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया और डेरेक और अन्य 2 लोगों को आंख मारी, मानो कह रहा हो, ओ माफ करना, उन्हें तुमने ही मारा है। ओह! डेरेक बेहद गुस्से में था। उसने सचमुच अपने ही सबॉर्डिनेट का सिर उड़ा दिया था। लेकिन यह सब मेरे सामने खड़े इस बच्चे की वजह से हुआ। नफरत, अंधाधुंध नफरत। डेरेक ने रोबोटिक आर्म पर लगे डिवाइस को एडजस्ट किया, हाई वोल्टेज को हटा दिया और सीधे वंश की ओर 2 मेटल के ताले फेंक दिए, उसे फंसाने की कोशिश करते हुए। जैसे ही लोहे की दोनों जंजीरें झूलने लगी, वंश ने हाथ बढ़ाकर जंजीरों के दोनों सिरों को कसकर पकड़ लिया। छोड़ दो। डेरेक गुस्से से लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर वंश से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वंश के हाथ लोहे के ताले को मजबूती से पकड़े हुए थे और डेरेक ने कितनी भी कोशिश की, वंश टस से मस नहीं हुआ। डेरेक चौंक गया। वंश की ताकत से डर गया। यह पानी में है, पैर जमाकर खड़ा होने की कोई जगह नहीं है। इस बच्चे ने किसी तरह जोर कैसे लगाया होगा? वह पूरी तरह स्थिर चट्टान की तरह अटल कैसे रह पाया? जिस पल वह जम गया, वंश ने अपनी बांह की मसल्स को फुलाया और अचानक जोर लगाया, जिससे डेरेक एक चेन बॉल की तरह चारों ओर घूमने लगा। अवूश! जैसे जैसे झटकों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, वंश के सेंटर में समुद्र में एक भंवर बन गया। डेरेक ने जोरदार धमाके के साथ एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। इसके तुरंत बाद डेरेक का शरीर फिर से फ्लोसा से टकरा गया। जैसे ही वे टकराने वाले थे, डेरेक और फ्लोसा दोनों की आंखों में भयानक डर के भाव दिखाई दिए। जब वे दोनों अपने बैटल आर्मर पहन लेते हैं, तो उनका वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। अगर वे आपस में टकराते हैं, तो यह 2 तेज रफ्तार कारों की टक्कर जैसा होगा। फ्लोसा, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, डेरेक चिल्लाया। फ्लोसा ने तेजी से सिर हिलाया और भागने ही वाला था कि डेरेक का विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह उससे टकरा गया। एम्बॉम्याह! फ्लोसा दर्द से चीख उठा, क्योंकि उसका शरीर हवा में उड़ गया। क्योंकि उन्होंने बैटल आर्मर पहन रखा था, इसलिए पानी में उन्हें किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। डेरेक के इम्पैक्ट से वे दोनों 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरे। धिक्कार है, धिक्कार है! डेरेक गुस्से से दहाड़ा। उसकी मैकेनिकल आर्म ने अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया और दोनों मेटल के तालों को अपने आप तोड़कर अलग कर दिया। लोहे की जंजीर टूटने पर ही उसका शरीर हिलना बंद हुआ। वंश ने डेरेक की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यह लड़का उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना सोचा था। तभी जो 2 अन्य सैनिक धक्के खाकर दूर चले गए थे, वे वापस लौट आए। हालांकि भीषण टक्कर के कारण उनके द्वारा पहने गए कवच में बुरी तरह से डेंट पड़ गए थे। डेरेक और उसके दोनों साथी वंश को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी आंखें मानो हेलमेट से बाहर निकल रही थीं। वे एक्स फोर्स के प्राउड वॉरियर्स हैं। एक साधारण इंडियन लड़के से वे इस तरह कैसे हार सकते हैं? वंश ने मजाक में मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से डेरेक और बाकी दोनों को इशारा किया। मारो! डेरेक दहाड़ा और 2 सैनिकों के साथ वंश पर फिर से हमला कर दिया। जैसे ही एक सैनिक आगे बढ़ा, वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। धत्तेरी की! सिपाही ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब वह खुद को छुड़ा नहीं सका, तो उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ उठाया, मुट्ठी भींची और वंश के सिर की ओर जोरदार प्रहार किया। लेकिन जब तक उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, वंश का मुक्का उस पर पड़ चुका था।